वह किसी काम की नहीं है, यहां से दफा हो जाओ। वह यहां क्या कर रही है? बाहर निकलो यहां से। मुंबई पर बारिश भारी पड़ रही थी जब प्रिया शर्मा ने कपूर मैंशन के मुख्य हॉल में कदम रखा और महसूस किया कि सब पहले से ही उसका इंतजार कर रहे थे। रोहन अंगीठी के सामने खड़ा था। उसका चेहरा सख्त था और एक काली फाइल उसकी उंगलियों के बीच कसकर दबी हुई थी। कामिनी मखमल के सोफे पर बैठी थी, एक जज की तरह सीधी, जिसे यकीन हो कि फैसला पहले ही हो चुका है। उसके बगल में समीरा सिंह लाल रंग की पोशाक पहने हुए थी और बड़ी बेपरवाही से विस्की का गिलास थामे हुए थी। किसी भी नौकर की जोर से सांस लेने की हिम्मत नहीं हो रही थी। प्रिया अभी भी पूरे दिन की थकान ढो रही थी। ग्रुप के मुख्यालय में वित्तीय रिपोर्टों का विश्लेषण करते हुए उसका ग्रे ब्लेजर कंधों पर नम था और भूरे बालों की एक लट उसके चेहरे की ठंडी त्वचा से चिपकी हुई थी। उसने अपने पति के हाथों में फाइल और फिर संगमरमर की मेज पर बिखरे लिफाफों को देखा। उसने बैंक स्टेटमेंट, अनुबंधों की प्रतियां और कुछ अज्ञात स्रोत से आए संदेशों के प्रिंटआउट पहचाने। सब कुछ इस तरह से व्यवस्थित किया गया था ताकि वह अकाट्य लगे, लेकिन प्रिया की प्रशिक्षित आंखों ने सेकंडों में असंगत तारीखें और डिजिटल हस्ताक्षर ढूंढ लिए। रोहन ने उसे बोलने का समय नहीं दिया। उसने कहा कि आखिरकार उसने पता लगा लिया है कि कपूर ग्रुप को कौन बर्बाद कर रहा है, संसाधन हड़प रहा है और प्रतिद्वंद्वियों को गोपनीय जानकारी दे रहा है। उसकी आवाज ऊंची थी, जो गलियारों तक पहुंचने और आरोप को एक तमाशे में बदलने के लिए सोची समझी गई थी। कामिनी ने तिरस्कार से अपनी ठुड्डी ऊपर उठाई। जब समीरा ने मुस्कान छिपाने के लिए अपनी आंखें नीची कीं, प्रिया बिना टोके सुनती रही। अंदर से उसे पहले अविश्वास महसूस हुआ, फिर एक सूखा दर्द जो किसी भी चीख से ज्यादा गहरा था। जिस आदमी को उसने अनगिनत बार बचाया था, वह उसी काम को उसके खिलाफ इस्तेमाल कर रहा था जिसे उसने कभी नहीं पहचाना था। शादी के 5 सालों के दौरान प्रिया ने विनाशकारी अनुबंधों को ठीक किया था, कर्जों पर फिर से बातचीत की थी और बैंकों को क्रेडिट लाइन बनाए रखने के लिए मनाया था। जब ग्रुप पतन की ओर बढ़ता दिख रहा था, रोहन परिणामों को अपने नेतृत्व के फल के रूप में प्रस्तुत करता था और वह घर के अंदर शांति बनाए रखने के लिए चुप्पी स्वीकार कर लेती थी। कामिनी दोस्तों से कहती थी कि बहू की किस्मत अच्छी थी कि वह एक पारंपरिक परिवार में आई। उनमें से किसी ने यह उल्लेख नहीं किया कि सबसे महत्वपूर्ण गारंटी प्रिया की निजी संपत्ति से जुड़ी हुई थी, न ही यह कि निवेशक ग्रुप पर केवल इसलिए भरोसा करते थे क्योंकि उसका नाम विवेकपूर्ण तरीके से संचालन से जुड़ा हुआ था। रोहन ने फाइल खोली और एक पन्ना उसके सामने फेंक दिया। उसने दावा किया कि वह दस्तावेज एक अज्ञात कंसल्टेंसी को किए गए हस्तांतरण को साबित करता है। प्रिया ने कागज को बिना छुए उसकी जांच की और उस कंपनी का कोड पहचान लिया जिसे समीरा ने 3 महीने पहले एक डिनर के दौरान पेश किया था। उसने पूछा कि रसीद में बैंक का प्रमाणीकरण क्यों नहीं था और राशि एक ऐसे दिन दर्ज क्यों दिखाई दे रही थी जब वित्तीय प्रणाली रखरखाव के लिए अनुपलब्ध थी। रोहन एक पल के लिए झिझका। कामिनी सवाल की सटीकता से चिढ़कर सोफे के हत्थे पर अपना हाथ मारा और प्रिया को मासूमियत का नाटक बंद करने का आदेश दिया। समीरा धीरे धीरे उठी और घोषणा की कि वहां किसी को भी अकाउंटिंग के पाठ की जरूरत नहीं है। उसने कहा कि उसने प्रिया को अद्वैत जोशी से बात करते देखा था, जो ग्रुप की संपत्ति में रुचि रखने वाले फंडों का प्रतिनिधित्व करने के लिए जाने जाते थे। यह टिप्पणी एक ही समय में पेशेवर और वैवाहिक विश्वासघात का सुझाव देने के लिए तैयार की गई थी। प्रिया ने शांति से समीरा का सामना किया, उसकी आंखों में उत्सुक चमक को महसूस करते हुए। वहां कोई सुरक्षा नहीं थी, केवल तात्कालिकता थी। समीरा को जरूरत थी कि रोहन उस संस्करण पर विश्वास करे इससे पहले कि कोई ऑडिट सिंह परिवार से जुड़ी कंपनियों का खुलासा कर दे। पहली बार प्रिया समझ गई कि यह आरोप किसी बड़ी चीज का हिस्सा था। रोहन पास आया और पत्नी के निजी कंप्यूटर का पासवर्ड, साथ ही उन फाइलों तक पहुंच की मांग की जिन्हें वह मुख्यालय से बाहर रखती थी। प्रिया ने जवाब दिया कि दस्तावेज बोर्ड द्वारा अधिकृत सुरक्षा प्रतियां थीं और वे केवल स्वतंत्र लेखा परीक्षकों को सौंपी जाएंगी। ऑडिटर्स शब्द ने कामिनी का चेहरा बदल दिया। समीरा ने गिलास को इतनी जोर से पकड़ा कि उसकी थाड़ा को कामिनी का चेहरा बदल दिया, उंगलियां सफेद हो गईं। रोहन अपने अधिकार को खतरे में महसूस करते हुए प्रिया का हाथ पकड़ा और आदेश दोहराया। उसने उससे आवाज ऊंची किए बिना उसे छोड़ने के लिए कहा, जिससे वह और भी नाराज हो गया। बहस ने 2 नौकरों को गलियारे में खींच लिया, लेकिन कामिनी ने उन्हें वहीं रहने का आदेश दिया। उसे अपमान के लिए गवाह चाहिए थे, बचाव के लिए नहीं।
रोहन ने प्रिया पर सिर्फ परिवार की दौलत को नियंत्रित करने के लिए शादी करने का आरोप लगाया। उसने उन शब्दों की कड़वी विडंबना महसूस की, क्योंकि यह उसकी अदृश्य दौलत ही थी जिसने कपूर परिवार को दिवालिया होने से रोका था। फिर भी उसने इस तथ्य का खुलासा नहीं किया। उसने केवल यह पूछा कि क्या उसने उसके इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर का उपयोग करके हाल ही में कोई ऋण अधिकृत किया था। रोहन ने 1 सेकंड से भी कम समय के लिए नजरें चुराईं और इस छोटी सी हरकत ने पुष्टि कर दी कि दस्तावेज पहले से ही क्या सुझा रहे थे। कामिनी उठी और प्रिया के पास गई, यह कहते हुए कि एक सभ्य महिला को अपने पति की बात माननी चाहिए और उसे मिले आरामदायक जीवन के लिए आभारी होना चाहिए। उसने डिनर, यात्राओं और गहनों को याद किया, जैसे कि हर उपहार सालों के तिरस्कार को सही ठहराता हो। प्रिया ने जवाब दिया कि आराम सम्मान को खत्म नहीं करता और शादी किसी को बिना सहमति के दूसरे का नाम इस्तेमाल करने का अधिकार नहीं देती। इसके बाद जो सन्नाटा छाया वह खिड़कियों पर बारिश की आवाज से टूट गया। कामिनी ने उस जवाब में बचाव नहीं बल्कि एक विद्रोह देखा और अपने बेटे को इसे जल्दी खत्म करने का आदेश दिया। रोहन ने सीढ़ियों के पास रखे एक सूटकेस की ओर इशारा किया। किसी ने पहले ही प्रिया के कुछ कपड़े इकट्ठे कर लिए थे जो बिना सावधानी के चुने गए थे और जूतों और निजी दस्तावेजों के बीच कुचले हुए थे। उसने घोषणा की कि वह उस रात घर छोड़ देगी और केवल पुलिस के साथ वापस आएगी अगर उसने किसी भी संपत्ति पर दावा करने पर जोर दिया। प्रिया ने सूटकेस और फिर पियानो के ऊपर लटकी शादी की तस्वीर को देखा। तस्वीर में रोहन एक भावुक आदमी की तरह मुस्कुरा रहा था। अब उसे एहसास हुआ कि शायद वह केवल उस शक्ति की छवि से प्यार करता था जो शादी ने उसे प्रदान की थी। प्रिया ने पूछा कि क्या उसे यकीन है कि वह उन दोनों के बीच सभी वित्तीय दायित्वों को तोड़ना चाहता है। रोहन हंसा, इस बात से आश्वस्त कि वह उसे डराने की कोशिश कर रही है, और कहा कि कपूर परिवार उससे पहले भी मौजूद था और उसके जाने के बाद भी अमीर रहेगा। कामिनी ने कहा कि बिना पारंपरिक उपनाम वाली महिला के कोई भी हस्ताक्षर पीढ़ियों द्वारा बनाए गए साम्राज्य को नहीं संभाल सकते। समीरा ने अपना गिलास उठाया। तीना था बिलासोर और ई बना पर हबलागी कलिकर में, लगभग एक टोस्ट की तरह। प्रिया ने हर वाक्य को अपनी स्मृति में सहेज लिया। उसे उनके पतन की कल्पना करने में कोई खुशी महसूस नहीं हुई, लेकिन वह समझ गई कि वह अब उन्हें उन परिणामों से नहीं बचा सकती जो उन्होंने चुने थे। रोहन ने फाइल से एक त्यागपत्र निकाला और मेज पर एक पेन रख दिया। दस्तावेज में कहा गया था कि प्रिया स्वेच्छा से परिवार की कंपनियों से संबंधित किसी भी हिस्सेदारी, पारिश्रमिक या अधिकार को छोड़ रही है। भविष्य के नुकसान के लिए उसे जिम्मेदार ठहराने की कोशिश करने वाला एक खंड भी था। उसने हर पंक्ति को ध्यान से पढ़ा और कानूनी त्रुटियों, विरोधाभासों और एक स्वीकारोक्ति बनाने के स्पष्ट प्रयास की पहचान की। उसने पूछा कि यह पाठ किसने तैयार किया था। समीरा ने बहुत जल्दी जवाब दिया कि यह एक बाहरी वकील था। प्रिया ने समीरा के भाई से जुड़े एक कार्यालय की शैली को पहचान लिया और अभी यह उजागर नहीं करने का फैसला किया कि वह क्या जानती है। उसने हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। रोहन ने पेन को उसके हाथ पर धकेला और कहा कि हस्ताक्षर के बिना वह उसके खिलाफ जाली दस्तावेज प्रेस को सौंप देगा। प्रिया ने जवाब दिया कि धमकियां झूठ को सबूत में नहीं बदलती। उसकी शांति ने उसे उसकी मां और प्रेमिका के सामने अपमानित कर दिया। रोहन को डर, विनती और आंसू चाहिए थे जो उसके प्रभुत्व की पुष्टि करते। जब उसे केवल दृढ़ता मिली तो उसने नियंत्रण खो दिया। उसने प्रिया के बालों को गर्दन के पास से पकड़ा और उसे पीछे खींच लिया। दर्द तेज था, लेकिन वह चिल्लाई नहीं। उसने उसकी कलाई पकड़ी और उसे रुकने की मांग की। नौकर डरकर पीछे हट गए। कामिनी ने हस्तक्षेप नहीं किया, हालांकि एक पल के लिए वह अपने बेटे की हिंसा से हैरान लग रही थी। समीरा ने अपना चेहरा घुमाया, लेकिन गिलास नहीं छोड़ा। रोहन प्रिया को हॉल में घसीटता रहा, यह दोहराते हुए कि वह घर उसका था और कोई भी उसे उसकी अपनी छत के नीचे चुनौती नहीं देता। प्रिया की एड्डी संगमरमर पर फिसल गई और उसका कंधा एक स्तंभ से टकराया, लेकिन वह खड़ी रहने में कामयाब रही। शारीरिक दर्द इस निश्चितता के साथ मिल गया कि सुलह की कोई भी संभावना उस गलियारे में समाप्त हो गई थी जो सुनहरे झूमरों से रोशन था। जब वे मुख्य दरवाजे पर पहुंचे तो रोहन ने उसके बालों को केवल सूटकेस को सीढ़ियों से नीचे धकेलने के लिए छोड़ा। सूटकेस खुल गया। गीली सीढ़ियों पर कपड़े और कागजात बिखर गए। प्रिया अपनी मां की एक तस्वीर उठाने के लिए झुकी जो पहले से ही बारिश से धब्बेदार हो चुकी थी। रोहन ने उसे सुरक्षा बुलाने से पहले गायब हो जाने का आदेश दिया। वह धीरे धीरे उठी, तस्वीर को अपनी छाती से लगाकर, और आखिरी बार पूछा कि क्या वह उसके नाम से जुड़ी सभी गारंटियों
पावर ऑफ अटॉर्नी और वित्तीय प्रतिबद्धताओं को तोड़ने की पुष्टि करता है। रोहन ने जवाब दिया कि उसे उससे बिल्कुल कुछ भी नहीं चाहिए। कामिनी ने कहा कि अगली सुबह वह सभी ताले बदल देगी और प्रिया को ग्रुप के आंतरिक रिकॉर्ड से हटा देगी। समीरा रोहन के पास आई और अपना हाथ उसके कंधे पर रखा। सबके सामने वह जगह ले ली जिसे वह पाना चाहती थी। प्रिया ने महसूस किया कि उसका पति कोई अपराध बोध नहीं दिखा रहा था, केवल एक ऐसा विवाद जीतने की संतुष्टि थी जो केवल उसकी कल्पना में मौजूद था। वह तूफान के नीचे पोर्टिको से गुजरी, बिना किसी आश्रय के। उसके पीछे दरवाजा जोर से बंद हो गया, आवाजों को दबा दिया और मैंशन को दूर की रोशनी के एक ब्लॉक में बदल दिया। गेट के बाहर प्रिया ने बिखरे हुए कपड़ों को इकट्ठा किया और गीले दस्तावेजों को सूटकेस के अंदर रख दिया। उसका कंधा धड़क रहा था और खोपड़ी में जलन हो रही थी जहां रोहन ने उसे खींचा था। फिर भी उसके हाथ स्थिर रहे। सड़क के दूसरी ओर एक काली कार खड़ी थी, लेकिन वह नहीं जानती थी कि यह किसी पड़ोसी की है या किसी को निगरानी के लिए भेजा गया है। वह एक खाली घर के छज्जे तक चली और गहरी सांस ली। आंसू कमजोरी से नहीं, बल्कि उस हर चीज के शोक से आए जिसे वह बनाने में विश्वास करती थी। कुछ मिनटों के लिए उसने दर्द को बिना रणनीति में बदलने की कोशिश किए मौजूद रहने दिया। उसने उन रातों को याद किया जब उसने स्प्रेडशीट की समीक्षा की थी जबकि रोहन सो रहा था। वे बैठकें जिनमें उसने चुप रहना स्वीकार किया था, और वे समय जब उसने अधीर लेनदारों के सामने कामिनी का बचाव किया था। उसने उन कर्मचारियों के बारे में भी सोचा जो ग्रुप पर निर्भर थे और जो उस परिवार की गैर जिम्मेदाराना हरकतों की कीमत चुका सकते थे। इस विचार ने बदले की इच्छा को उसकी तर्क शक्ति पर हावी होने से रोक दिया। प्रिया कंपनी को जलाना नहीं चाहती थी, वह उनसे दूसरों को दोष देते हुए लोगों को नष्ट करना जारी रखने की शक्ति छीनना चाहती थी। उसने अपना पर्स खोला और फोन अभी भी सही सलामत पाया। अद्वैत की 3 मिस्ड कॉल थीं, जिसे शायद ऑडिटिंग सिस्टम से कोई अलर्ट मिला होगा। प्रिया ने फोन किया। वकील ने दूसरी घंटी बजने से पहले ही फोन उठा लिया और पूछा कि वह कहाँ है। जब उसने जो कुछ हुआ था उसका वर्णन सुना तो उसकी आवाज बदल गई। अद्वैत पुलिस और एम्बुलेंस बुलाना चाहता था, लेकिन प्रिया ने पहले एक ड्राइवर भेजने और सभी डिजिटल रिकॉर्ड सुरक्षित रखने के लिए कहा। उसने कहा कि रोहन ने उसके हस्ताक्षर का इस्तेमाल लड़ों पर किया था और उसे भविष्य के नुकसान की जिम्मेदारी लेने के लिए मजबूर करने की कोशिश की थी। अद्वैत ने जवाब दिया कि यह सबसे गंभीर संदेहों की पुष्टि करता है। प्रिया ने एक आखिरी बार मैंशन को देखा और स्पष्ट रूप से बोली। उसने अद्वैत को तुरंत व्यक्तिगत गारंटियों को वापस लेने का क्लॉज सक्रिय करने, पावर ऑफ अटॉर्नी को निलंबित करने और बैंकों को सूचित करने का आदेश दिया कि उसके नाम पर कोई भी नया संचालन धोखाधड़ी माना जाएगा। उसने यह भी अनुरोध किया कि जब तक कर्मचारियों का वेतन सुरक्षित न हो जाए तब तक किसी भी लेनदार को जरूरत से ज्यादा सूचित न किया जाए। अद्वैत कुछ सेकंड के लिए चुप रहा, निर्णय के आयाम को समझते हुए। जब उसने पुष्टि की कि वह उसी रात प्रक्रिया शुरू कर देगा, प्रिया ने अपनी आंखें बंद कर ली और अतीत का दरवाजा आखिरकार टूटता हुआ महसूस किया। मैंशन के अंदर रोहन शैंपेन परोस रहा था, यह जाने बिना कि पहला बैंक नोटिस पहले से ही तैयार किया जा रहा था। कामिनी इस बात पर चर्चा कर रही थी कि प्रिया के कौन से गहने घर में रहने चाहिए, और समीरा अपने भाई को एक जल्दबाजी में संदेश भेज रही थी, पूछ रही थी कि क्या अनुबंध पंजीकृत हो गए हैं। उनमें से किसी ने भी यह नहीं देखा कि क्रेडिट लाइन, बीमा और गारंटी जो ग्रुप को बनाए हुए थे उस महिला पर निर्भर थे जिसे उन्होंने अभी अभी बारिश में बाहर फेंक दिया था। प्रिया ने दूर से अद्वैत द्वारा भेजी गई कार का इंजन सुना। फिर उसने सूटकेस उठाया, अपने कंधे सीधे किए और अपनी ओर वापस पहला कदम बढ़ाया। अद्वैत द्वारा भेजी गई कार कुछ मिनट बाद छज्जे के सामने रुकी, अपनी धीमी हेडलाइट से बारिश के पर्दे को चीरती हुई। प्रिया बिना पीछे देखे अंदर चली गई, सूटकेस को अपने शरीर से सटाए और मां की तस्वीर को ब्लेजर की जेब में रखे हुए। ड्राइवर ने कोई सवाल नहीं पूछा, बस एक साफ तौलिया दिया और बताया कि अद्वैत मालाबार हिल में शर्मा परिवार के पुराने अपार्टमेंट में इंतजार कर रहा है। रास्ते में प्रिया ने गीली सड़कों को देखा और महसूस किया कि हर किलोमीटर उसे उस जिंदगी से दूर ले जा रहा है जिसे उसने अभी अभी खोया था। अपार्टमेंट एक शांत इमारत की आखिरी मंजिल पर था, जिसे दशकों पहले अशोक शर्मा ने परिवार के अस्थायी निवास के रूप में बनवाया था। प्रिया अपनी मां की मृत्यु के बाद से वहां नहीं आई थी। जब दरवाजा खुला तो पॉलिश की हुई लकड़ी और पुरानी किताबों की महक ने वे यादें ताज़ा कर दी जिन्हें वह दफन मान चुकी थी। अद्वैत एक खुला लैपटॉप, एक फर्स्ट
एड बॉक्स और गुस्से की दबी हुई अभिव्यक्ति के साथ लिविंग रूम में उसका इंतजार कर रहा था। दस्तावेजों के बारे में बात करने से पहले उसने घायल कंधे की जांच की और हमले से छोड़े गए निशानों की तस्वीरें लीं। प्रिया ने उसे सब कुछ दर्ज करने दिया। हालांकि अपने दर्द को सबूत में बदलने का विचार उसे असहज कर रहा था। अद्वैत ने जोर देकर कहा कि रोहन ने किसी भी स्वीकार्य सीमा को पार कर दिया है और जो हुआ उसे एक साधारण वैवाहिक विवाद के रूप में नहीं माना जा सकता। वह औपचारिक शिकायत दर्ज करने के लिए सहमत हो गई, लेकिन अनुरोध किया कि उस रात इस उपाय का खुलासा न किया जाए। पहले उसे वित्तीय पहुंच को सुरक्षित करने, नए जाली हस्ताक्षरों को रोकने और यह जांचने की जरूरत थी कि क्या कोई कर्मचारी जोखिम में है। अद्वैत ने उस अनुरोध में उसी अनुशासन को पहचाना जो वह कॉरपोरेट संकटों में दिखाती थी, तब भी जब उसका अपना जीवन बिखर रहा था। मेज पर कंप्यूटर प्रिया द्वारा महीनों पहले स्थापित निगरानी प्रणाली द्वारा भेजे गए अलर्ट दिखा रहा था। क्रेडिट अनुबंधों में हालिया बदलाव, ग्रुप की कंपनियों के बीच हस्तांतरण और व्यावसायिक घंटों के बाहर किए गए रिलीज अनुरोध थे। अद्वैत ने पहली फाइल खोली और उसके नाम पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्ताक्षरित 3 गारंटियां दिखाईं। प्रिया ने सत्यापन कोड की जांच की और महसूस किया कि प्रमाण पत्र रोहन के निजी कार्यालय से उपयोग किए गए थे। तारीखें उन यात्राओं से मेल खाती थीं जब उसने दावा किया था कि वह समीरा के साथ नए प्रोजेक्ट पर बातचीत कर रहा है। इस खोज ने प्रिया को पूरी तरह से आश्चर्यचकित नहीं किया, लेकिन दुर्व्यवहार की सीमा ने उसे चुप कर दिया। एक गारंटी ने उसकी मां से विरासत में मिली एक संपत्ति को गिरवी रख दिया था। दूसरी ने एक निवेश पोर्टफोलियो को जोड़ा था जिसके बारे में रोहन को कभी भी विस्तार से नहीं जानना चाहिए था। तीसरी ने क्षितिज मोहन ने बड़ा कूच किया गए अर्बन डेवलपर्स नामक कंपनी को दिए गए ऋण को कवर किया, जो केवल 4 महीने पहले पंजीकृत हुई थी। अद्वैत ने समझाया कि कंपनी के पास कोई ज्ञात कर्मचारी, परियोजनाएं या राजस्व नहीं था। इसका पता एक अकाउंटिंग कार्यालय से मेल खाता था जिसका उपयोग समीरा के भाई द्वारा अन्य जोखिम भरे रियल एस्टेट ऑपरेशनों में किया जाता था। प्रिया ने अद्वैत से मूल फाइलों को संरक्षित करने, हस्ताक्षरों में उपयोग किए गए सर्वरों की पहचान करने और बैंकों से अनुबंधों को एहतियातन ब्लॉक करने का अनुरोध करने के लिए कहा। वह केवल यह साबित नहीं करना चाहती थी कि उसने गारंटियों को अधिकृत नहीं किया था, उसे यह प्रदर्शित करने की जरूरत थी उनसे किसे फायदा हुआ और पैसा कहां स्थानांतरित किया गया। अद्वैत ने चेतावनी दी कि जैसे ही संस्थानों को धोखाधड़ी का पता चलेगा, ग्रुप तरलता खो सकता है। प्रिया ने जवाब दिया कि तरलता पहले से ही खतरे में थी और चुप्पी बनाए रखने से केवल नए गबन की अनुमति मिलेगी। प्राथमिकता उत्पादक कंपनी को रोहन द्वारा बनाए गए नेटवर्क से अलग करना होगा। जब अद्वैत काम कर रहा था, प्रिया अपार्टमेंट में घूमी और अपने पिता के पुराने कार्यालय में दाखिल हुई। बुकशेल्फ अभी भी रिपोर्टों, नोटबुक्स और पारिवारिक व्यवसाय की तस्वीरों से भरे हुए थे। डेस्क पर एक फ्रेम में उसकी 20 साल की एक तस्वीर थी जिसमें वह विश्वविद्यालय में मिला अपना पहला पुरस्कार पकड़े हुए थी। उस समय वह मानती थी कि बुद्धि और ईमानदारी सम्मान जीतने के लिए पर्याप्त होगी। रोहन से शादी ने उसे सिखाया था कि कुछ लोग उदारता को कमजोरी के रूप में व्याख्या करते हैं। फिर भी उसने उन मूल्यों को छोड़ने से इनकार कर दिया जो उसे क्रूरता से काम करने से रोकते थे। अशोक रात 2 बजे से कुछ देर पहले पहुंचे। वह केवल अपने निजी सहायक के साथ अंदर आए, उस आदमी को गलियारे में भेज दिया और बिना कुछ कहे अपनी बेटी को गले लगा लिया। प्रिया ने संयम बनाए रखने की कोशिश की, लेकिन पिता के संपर्क ने उस प्रतिरोध को तोड़ दिया जिसे उसने मैंशन से बनाए रखा था। वह चुपचाप उसकी छाती से लगकर रोई, वापस जाने की इच्छा के कारण नहीं, बल्कि यह समझने के लिए कि उसने उन लोगों का बचाव करते हुए कितना समय बिताया था जिन्होंने उसे कभी सच में नहीं देखा था। अशोक ने कई मिनट तक कोई सवाल नहीं पूछा। जब वह दूर हटी तो उसकी आंखें नम थीं और उसकी आवाज में सावधानी से नियंत्रित गुस्सा था। उसने पूरी रिपोर्ट सुनी, निशानों की तस्वीरों की जांच की और अनुबंधों की प्रतियों को पढ़ा। फिर उसने घोषणा की कि वह सुबह होने से पहले कपूर ग्रुप के सभी कर्ज खरीद लेगा। क्रेडिट नियंत्रण में होने के साथ वह गारंटियों को निष्पादित कर सकता था, मैंशन ले सकता था, परियोजनाओं को रोक सकता था और कुछ ही दिनों में रोहन को निर्देशन से हटा सकता था। अशोक उस व्यक्ति के आत्मविश्वास के साथ बोल रहा था जिसके पास हर खतरे को पूरा करने के लिए पर्याप्त पूंजी थी। अद्वैत चुप रहा, यह जानते हुए कि रणनीति कानूनी रूप से संभव थी। प्रिया ने हालांकि पिता के विवरण प्रस्तुत करने से पहले ही इनकार कर दिया। अशोक ने पूछा कि क्या वह अभी भी पति की रक्षा करना चाहती है। प्रिया ने जवाब दिया कि रोहन को हर चीज के लिए जवाब देना होगा,
लेकिन हजारों श्रमिकों को पारिवारिक युद्ध में हथियारों के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। निर्माण स्थल, छोटे आपूर्तिकर्ता और पूरे परिवार ग्रुप द्वारा भुगतान किए गए वेतन पर निर्भर थे। एक तत्काल निष्पादन उन लोगों को भी नष्ट कर देगा जिन्होंने कभी भी धोखाधड़ी में भाग नहीं लिया था। अशोक ने तर्क दिया कि जिम्मेदारी कपूर परिवार की थी, उसकी नहीं। प्रिया सहमत हुई, लेकिन कहा कि दूसरों की पीड़ा के प्रति उदासीन बनकर जीतना केवल कामिनी और रोहन के तर्क को दोहराना होगा। जवाब ने अशोक के गुस्से को कम कर दिया। हालांकि इसने अपनी बेटी की रक्षा करने की उसकी इच्छा को खत्म नहीं किया। उसने पूछा कि वह कौन सा विकल्प प्रस्तावित करती है। प्रिया लिविंग रूम में वापस गई, एक खाली कागज लिया और योजना को 2 मोर्चों में विभाजित किया। पहले में वे केवल रणनीतिक कर्ज खरीदेंगे, आक्रामक लेनदारों को आवश्यक संपत्तियों को समाप्त करने से रोकेंगे और वेतन के लिए संसाधन सुनिश्चित करेंगे। दूसरे में वे मुखौटा कंपनियों, जाली हस्ताक्षरों और हस्तांतरण के लाभार्थियों के बारे में सबूत इकट्ठा करेंगे। इसका उद्देश्य ग्रुप को नष्ट करना नहीं था, बल्कि उन लोगों से नियंत्रण छीनना था जिन्होंने इसे व्यक्तिगत संवर्धन का साधन बना दिया था। अद्वैत ने कहा कि योजना के लिए तेजी और पूर्ण गोपनीयता की आवश्यकता होगी। अगर रोहन को पता चला कि शर्मा परिवार क्रेडिट खरीद रहा है, तो वह संपत्ति बेच सकता है, रिकॉर्ड मिटा सकता है या देश से भाग सकता है। प्रिया ने अपने पिता से सार्वजनिक रूप से कोई संबंध न रखने वाले स्वतंत्र फंडों का उपयोग करने का सुझाव दिया और किसी भी ऑपरेशन से पहले विस्तृत ऑडिट की मांग की। अशोक उस रात पहली बार मुस्कुराया। वह उस लात रणनीतिकार को जानता था जिसे उसने किशोरावस्था में ही बातचीत करना सिखाया था। उसने ऑपरेशन को वित्तपोषित करने के लिए स्वीकार कर लिया, लेकिन एक शर्त लगाई। प्रिया अकेले मैंशन वापस नहीं जाएगी, न ही वह कानूनी सुरक्षा के बिना रोहन से मिलेगी। उसी समय अद्वैत को पुष्टि मिली कि 2 संस्थानों ने अस्थायी रूप से नई रिलीज को निलंबित कर दिया है। एक तीसरे बैंक ने अगली सुबह एक तत्काल बैठक का अनुरोध किया। व्यक्तिगत गारंटियों को वापस लेने से सभी कर्ज स्वचालित रूप से रद्द नहीं हो जाते, लेकिन यह लेनदारों को उन जोखिमों का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए मजबूर करता है जिन्हें प्रशासन द्वारा छिपाया गया था। प्रिया ने अगले 30 दिनों की परिपक्वता और उन परियोजनाओं की पूरी सूची मांगी जो जीवित रहने के लिए पर्याप्त राजस्व उत्पन्न करती थीं। वह पहले इन परियोजनाओं की रक्षा करना चाहती थी, बाकी का विश्लेषण बिना किसी भावुकता के किया जाएगा, जिसमें वे व्यवसाय भी शामिल थे जिन्हें रोहन केवल अपनी छवि को बनाए रखने के लिए रखता था। कपूर मैंशन में कोई भी प्रिया की सावधानी साझा नहीं कर रहा था। रोहन ने शैंपेन की बोतलें खोलीं और नौकरों को देर रात का खाना तैयार करने का आदेश दिया। उसने कहा कि घर आखिरकार पत्नी की ठंडी और नियंत्रक उपस्थिति से मुक्त हो गया है। कामिनी ने अलमारी से महत्वपूर्ण अवसरों के लिए आरक्षित एक चीनी मिट्टी के बर्तन का सेट निकाला। बहू के निष्कासन को एक उत्सव में बदल दिया। समीरा कमरों में ऐसे घूमी जैसे वह पहले से ही मालकिन हो, यह चुनते हुए कि वह कौन सा कमरा अपनी अलमारी के रूप में इस्तेमाल करेगी। कुछ घंटे पहले हुई हिंसा को अधिकार के प्रमाण के रूप में माना जा रहा था, न कि नैतिक पतन के संकेत के रूप में। रोहन समीरा को कार्यालय में ले गया और वह कुर्सी दिखाई जहां प्रिया आमतौर पर दस्तावेजों की समीक्षा करती थी। उसने कहा कि अब से वह ग्रुप के निर्णयों में भाग ले सकती है। समीरा ने विनम्रता का नाटक किया, लेकिन तुरंत दक्षिण मुंबई में एक जमीन के बिक्री अनुबंध के बारे में पूछा। रोहन ने जवाब दिया कि जैसे ही बैंक नई क्रेडिट लाइन जारी करेंगे, बातचीत को मंजूरी दे दी जाएगी। उसने अपने भाई को एक विवेकपूर्ण संदेश भेजा जिसमें उसे खरीदार कंपनी को तैयार रखने की सलाह दी गई। उनमें से किसी ने भी कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देने वाली चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया, जिसमें सूचित किया गया था कि विश्लेषण के लिए एक हस्तांतरण रोक दिया गया है। कामिनी आधी रात के बाद प्रिया के कमरे में गई और गहने, हैंडबैग और व्यक्तिगत वस्तुओं को अलग करना शुरू कर दिया। वह मानती थी कि शादी के दौरान अधिग्रहित सब कुछ कपूर परिवार का था, तब भी जब बिल बहू के नाम पर थे। कागजों के बीच उसे सिंगापुर के एक बैंक का एक पत्र मिला जिसमें प्रिया द्वारा प्रबंधित एक संपत्ति पोर्टफोलियो का उल्लेख था। कामिनी को बताई गई राशि समझ में नहीं आई, लेकिन उसने पत्र को अपने रोब के अंदर रख लिया। पहली बार उसे संदेह हुआ कि निष्कासित महिला के पास शायद उससे कहीं ज्यादा संसाधन थे जो वह दिखाती थी। फिर भी उसने यह मानना पसंद किया कि वह उस संपत्ति को भी ले सकती है। सुबह होने पर प्रिया अभी भी कंप्यूटर के सामने थी। अद्वैत ने क्षितिज अर्बन के ढण का एक हिस्सा समीरा के परिवार से संबंधित एक कंसल्टेंसी द्वारा नियंत्रित खाते तक ट्रैक कर लिया था। एक और हिस्सा
कपूर ग्रुप को सेवाओं के काल्पनिक भुगतान के रूप में वापस आ गया था, जिससे राजस्व का आभास हो रहा था। यह योजना पैसा निकालने, परिणामों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने और नए कर्जों को सही ठहराने की अनुमति देती थी। प्रिया ने महसूस किया कि रोहन शायद पूरी संरचना को नहीं समझता था। उसके घमंड ने उसे एक आदर्श साथी बना दिया था, जो उन दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने को तैयार था जो उस विकास की छवि को बनाए रखते थे जिसे वह प्रदर्शित करना चाहता था। 8 बजे के कुछ ही देर बाद रोहन का फोन बिना रुके बजने लगा। वित्तीय निदेशक ने सूचित किया कि 3 बैंकों ने सीमाएं फ्रीज कर दी हैं, अतिरिक्त गारंटी की मांग की है और प्रिया द्वारा हस्ताक्षरित अनुबंधों से जुड़े भुगतानों को निलंबित कर दिया है। एक महत्वपूर्ण निर्माण स्थल को आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान करने के लिए संसाधन नहीं मिले थे और अगले सप्ताह की वेतन सूची खतरे में थी। रोहन चिल्लाया कि यह सब एक प्रशासनिक त्रुटि के अलावा कुछ नहीं था। जब निदेशक ने समझाया कि गारंटियों को वापस लेने की औपचारिक रूप से सूचना दी गई थी, तो उसे समझ में आया कि गेट के सामने प्रिया द्वारा पूछा गया सवाल एक खोखली धमकी नहीं थी। कामिनी अभी भी अपना रोब पहने हुए कार्यालय में दिखाई दी और यह जानने की मांग की कि कॉर्पोरेट कार्ड क्यों अस्वीकार कर दिए गए थे। समीरा थोड़ी देर बाद पीली पड़कर अंदर आई। यह पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि क्या निलंबन जमीन की बिक्री को भी प्रभावित कर रहा है। रोहन ने अनुबंध खोले और पत्नी के हस्ताक्षर के बिना क्रेडिट बनाए रखने की अनुमति देने वाले किसी भी खंड की सख्त तलाश की। उसे कुछ नहीं मिला। पहली बार जिस साम्राज्य को वह अपना समझता था, उसने अपनी असली संरचना का खुलासा किया। हर शानदार दीवार, हर निर्माण स्थल और विस्तार का हर वादा प्रिया द्वारा चुपचाप बनाए गए विश्वास पर निर्भर था। उसने मेज पर मुक्का मारा और फैसला किया कि वह उसे वापस आने के लिए मजबूर करेगा। रोहन सुबह 10 बजे के कुछ ही देर बाद कपूर ग्रुप के 2 सुरक्षा गार्डों के साथ मालाबार हिल की इमारत में पहुंचा। उसने पहले फोन नहीं किया, न ही ऊपर आने की अनुमति मांगी। उसने खुद को चौकीदार के सामने प्रिया के पति के रूप में पेश किया और दावा किया कि उसे एक पारिवारिक आपातकाल से निपटना है। उसका गुस्सा तब बढ़ गया जब उसे यह जानकारी मिली कि अपार्टमेंट शर्मा परिवार का है और कोई भी आगंतुक बिना सहमति के अंदर नहीं आ सकता। रोहन ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि प्रिया के पास उस क्षेत्र में कोई संपत्ति होगी। उसके लिए उसके पास जो कुछ भी था वह शादी से शुरू और खत्म होता था। अपार्टमेंट से अद्वैत कैमरों की छवियों को देख रहा था, जबकि प्रिया 2 बैंकों के प्रतिनिधियों के साथ एक वर्चुअल बैठक समाप्त कर रही थी। उसने अपनी बांह पर लगे निशानों को छिपाने के लिए लंबी आस्तीन वाली एक सफेद शर्ट पहनी थी, लेकिन माथे के पास के घाव को पूरी तरह से ढकने की कोशिश नहीं की थी। जब चौकीदार ने रोहन के आने की घोषणा की तो अद्वैत ने उसे न मिलने की सलाह दी। प्रिया कुछ सेकंड के लिए चुप रही। वह जानती थी कि उसका पति उस पर दबाव डालने और शायद एक और गलती करने आया था। उसने सुरक्षा गार्डों को ऊपर आने से रोकने के लिए कहा और केवल उसे ही प्रवेश करने की अनुमति दी। दरवाजा खुलने से पहले अद्वैत ने प्रिया का फोन रिकॉर्डिंग सिस्टम सक्रिय करके एक बुक शेल्फ पर रख दिया। उसने कार्यालय का दरवाजा भी अधखुला छोड़ दिया, हस्तक्षेप करने के लिए काफी पास रहते हुए। प्रिया रोहन को उकसाना नहीं चाहती थी, लेकिन उसे किसी भी धमकी या स्वीकारोक्ति को दर्ज करने की जरूरत थी। जब वह अंदर आया तो उसने आश्चर्य और नाराजगी के साथ चारों ओर देखा। अपार्टमेंट विशाल, सुरुचिपूर्ण और स्पष्ट रूप से उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा मूल्यवान था। अपनी पत्नी की हालत के बारे में पूछने के बजाय रोहन जानना चाहता था कि उसे उस जगह को बनाए रखने के लिए पैसे कहां से मिले। प्रिया ने जवाब दिया कि अपार्टमेंट कई सालों से उसके परिवार का था। रोहन ने तुरंत उस पर शादी के दौरान संपत्ति छिपाने का आरोप लगाया। उसने याद दिलाया कि उसने कई बार को परिवार किया जाएगा, संपत्तियों और निवेशों के बारे में बात करने की कोशिश की थी, लेकिन उसने हमेशा यह कहते हुए अरुचि दिखाई थी कि पत्नी के वित्तीय मामले इतने छोटे थे कि उन पर ध्यान देने लायक नहीं थे। याद ने उसे शर्मिंदा कर दिया, हालांकि उसने उन शब्दों को न पहचानने का नाटक किया। वह कमरे के केंद्र तक चला गया। उसने मेज पर एक फाइल रखी और प्रिया को पिछली रात वापस ली गई गारंटियों को बहाल करने वाले नए दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने का आदेश दिया। उसने फाइल खोली और उन कमरे के पास को ले करने वाले मेसा अपने फाइल खोली करने वाले मेज बारे में आदेश दें। ऋणों के लिए पूर्वव्यापी प्राधिकरण पाए जिन्हें उसने कभी मंजूरी नहीं दी थी। एक घोषणा भी थी जिसमें कहा गया था कि निलंबन गलती से हुआ था और रोहन द्वारा किए गए सभी ऑपरेशन वैध थे। प्रिया ने पूछा,
ये ग्रंथ किसने तैयार किए थे? उसने जवाब दिया कि कानूनी विभाग ने सब कुछ संभाल लिया था, लेकिन उसने नामों का उल्लेख करने से परहेज किया। उसने देखा कि कुछ दस्तावेज हफ्तों पहले के थे, जो पूर्व योजना का संकेत देता था। रोहन ने धैर्य खो दिया और घोषणा की कि जब हजारों कर्मचारियों का अस्तित्व उसके हस्ताक्षर पर निर्भर करता है, तो तारीखों का कोई मतलब नहीं है। प्रिया ने फाइल बंद कर दी और कहा कि वह कर्मचारियों को प्रबंधन द्वारा किए गए अपराधों के लिए ढाल के रूप में इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं देगी। रोहन ने दावा किया कि कोई अपराध नहीं था। उसके अनुसार पत्नी के डिजिटल प्रमाण पत्र का उपयोग करना जोड़ों के बीच एक सामान्य प्रथा थी, खासकर इसलिए कि उसने हमेशा समूह के लाभ के लिए वित्तीय निर्णयों को अधिकृत किया था। प्रिया ने पूछा कि क्या उसके पास यह शक्ति प्रदान करने वाला कोई लिखित दस्तावेज है। रोहन ने जवाब दिया कि उसे उन दोनों के बीच मौजूद विश्वास को साबित करने के लिए कागज की जरूरत नहीं थी। इस वाक्य से पता चला कि वह अच्छी तरह से जानता था कि उसके पास औपचारिक प्राधिकरण नहीं था। उसने शांत आवाज में पूछा कि उसकी सहमति के बिना उसके हस्ताक्षर का कितनी बार उपयोग किया गया था। रोहन ने बातचीत की दिशा को बहुत देर से समझा। उसने जवाब को सही करने की कोशिश की, यह दावा करते हुए कि वित्तीय क्षेत्र के कर्मचारियों ने तकनीकी गलतियां की हो सकती हैं। प्रिया ने याद दिलाया कि पहुंच उसके निजी कंप्यूटर से हुई थी। दबाव में रोहन ने घोषणा की कि उसने केवल उस पर हस्ताक्षर किए थे जिसे वह मंजूरी देती अगर वह मौजूद होती। उसने कहा कि सब कुछ परिवार का नाम बचाने के लिए किया गया था। कार्यालय में अद्वैत ने हर शब्द सुना, इस बात से अवगत कि यह स्वीकारोक्ति जांच को पूरी तरह से बदल सकती है। रोहन पास आया और अपनी आवाज धीमी कर ली। उसने कहा कि प्रिया अभी भी एक घोटाले से बच सकती है, बशर्ते वह दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करे और कुछ दिनों के लिए मेंशन वापस आ जाए। उसने हमले के लिए माफी नहीं मांगी। उसने वापसी को एक प्रशासनिक दायित्व के रूप में माना, यह वादा करते हुए कि जब तक संकट हल नहीं हो जाता वह एक अलग कमरे में रह सकती है। प्रिया ने महसूस किया कि वह शादी को वापस पाना नहीं चाहता, केवल उसके नाम से जुड़ी वित्तीय गारंटी चाहता है। उसने पूछा कि अगर उसने इनकार कर दिया तो क्या होगा। रोहन ने जवाब दिया कि पुलिस को गबन और जासूसी के लिए गिरफ्तार करने के लिए पर्याप्त सबूत मिलेंगे। धमकी ने प्रिया की अभिव्यक्ति को नहीं बदला। उसने पूछा कि कौन से सबूत पेश किए जाएंगे और उन्हें किसने बनाया था। रोहन ने बयानों, संदेशों और हस्तांतरणों का हवाला दिया जो कथित तौर पर प्रतिस्पर्धियों के साथ संपर्क प्रदर्शित करते थे। प्रिया ने कहा कि उन सभी दस्तावेजों की स्वतंत्र विशेषज्ञों द्वारा जांच की जाएगी। वह हंसा और आश्वासन दिया कि जब प्रेस कहानी प्रकाशित करेगा तो कोई भी उसे दोषी ठहराने के लिए फोरेंसिक जांच का इंतजार नहीं करेगा। उसने कहा कि वह उसकी प्रतिष्ठा को नष्ट कर सकता है। इससे पहले कि कोई भी अदालत तथ्यों का विश्लेषण करती, प्रिया समझ गई कि अभियान पहले से ही तैयार था और पूछा कि क्या कामिनी इस योजना में शामिल थी। रोहन मां के उल्लेख से नाराज हो गया। उसने कहा कि कामिनी परिवार को एक कृतघ्न महिला से बचाने के लिए कुछ भी करेगी। फिर उसने प्रिया के हाथों से फाइल छीनने की कोशिश की, लेकिन उसने उसे बल प्रयोग करने से पहले ही सौंप दिया। उसने घोषणा की कि भविष्य के सभी संचार अद्वैत के माध्यम से होने चाहिए। रोहन ने कार्यालय के दरवाजे की ओर देखा और महसूस किया कि वकील अपार्टमेंट में था। उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने पूछा कि अद्वैत कब से बातचीत सुन रहा था। प्रिया ने जवाब दिया, धमकियों की गंभीरता को समझने के लिए पर्याप्त समय। अद्वैत कमरे में आया और सूचित किया कि यात्रा समाप्त हो गई है। उसने यह भी चेतावनी दी कि रोहन के बयानों को संरक्षित किया जाएगा और यदि जबरदस्ती के नए प्रयास हुए तो अधिकारियों को सौंप दिया जाएगा। रोहन ने उन दोनों पर एक छिपा हुआ रिश्ता रखने का आरोप लगाया, उस कहानी को दोहराते हुए जो समीरा ने उसे सुझाई थी। प्रिया ने इस संकेत का बचाव नहीं किया, केवल यह कहा कि अपने कृत्यों के लिए जिम्मेदार एक आदमी को हिंसा और धोखाधड़ी को सही ठहराने के लिए विश्वासघात का आविष्कार करने की जरूरत नहीं होगी। रोहन ने फाइल उठाई और चला गया, यह वादा करते हुए कि वह उस दिन के अंत से पहले पछताएगी। धमकी 2 घंटे से भी कम समय में पूरी होने लगी। एक समाचार पोर्टल ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की जिसमें दावा किया गया कि कपूर समूह के अध्यक्ष की पत्नी पर संसाधनों के गबन और कॉरपोरेट जासूसी के लिए जांच की जा रही है। पाठ में परिवार के करीबी स्रोतों का हवाला दिया गया, कथित हस्तांतरणों का वर्णन किया गया और यह संकेत दिया गया कि प्रिया का प्रतिस्पर्धी फंडों से जुड़े एक वकील के साथ घनिष्ठ संबंध था। अन्य साइटों ने तथ्यों की जांच किए बिना कहानी को दोहराया।
पेशेवर बैठकों में प्रिया और अद्वैत की पुरानी तस्वीरों को गुप्त मुलाकातों की तरह दिखाने के लिए काटा गया था। कामिनी ने मैंशन के गेट के सामने एक बयान दिया जिसमें उसने गहरे रंग के कपड़े पहने और सोची समझी पीड़ा की अभिव्यक्ति की। उसने कहा कि उसने प्रिया को एक बेटी के रूप में अपनाया था और परिवार उसकी बेवफाई का पता चलने पर तबाह हो गया था। उसने हमले या जाली अनुबंधों का उल्लेख नहीं किया। समीरा पृष्ठभूमि में रही, स्पष्ट रूप से दिखाई देने से बचती रही, लेकिन एक सहायक को निर्देश देती रही कि किन पत्रकारों को नए दस्तावेज मिलने चाहिए। रोहन ने कार्यालय से सब कुछ देखा, इस बात से आश्वस्त कि सार्वजनिक दबाव पत्नी को झुकने के लिए मजबूर कर देगा। जब उसने अपमानजनक टिप्पणियों को बढ़ते देखा तो उसे उस व्यक्ति की क्रूर संतुष्टि महसूस हुई जो अपमान को जीत समझता था। अपार्टमेंट में प्रिया के फोन पर दर्जनों संदेश आए। पुराने सहयोगियों ने पूछा कि क्या आरोप सही थे। कुछ भागीदारों ने बैठकें रद्द कर दी और एक विश्वविद्यालय ने कॉरपोरेट नैतिकता पर एक व्याख्यान के लिए निमंत्रण निलंबित कर दिया। अशोक तुरंत जवाब देना चाहता था, अपनी बेटी की संपत्ति का खुलासा करना और कपूर परिवार के खिलाफ सबूत पेश करना चाहता था। प्रिया ने उसे इंतजार करने के लिए कहा। एक भावनात्मक प्रतिक्रिया कामिनी को संघर्ष को अमीर परिवारों के बीच विवाद में बदलने की अनुमति देती। उसे तथ्यों को प्रदर्शित करने की जरूरत थी, शक्ति को नहीं। झूठ को इतना बड़ा होना था कि वह उन सभी को प्रकट कर दे जो इसके निर्माण में भाग ले रहे थे। अद्वैत ने प्रेस को भेजी गई फाइलों को ट्रैक करना शुरू कर दिया। प्रकाशित बयान समीरा द्वारा अनुबंधित कानूनी फर्म द्वारा उपयोग किए गए प्रोग्राम से मेल खाते थे। झूठे संदेशों में से एक को क्षितिज अर्बन से जुड़े एक सर्वर पर संग्रहित एक टेम्पलेट से बनाया गया था। अद्वैत ने एक संचार एजेंसी को हाल ही में किए गए भुगतानों की भी पहचान की जो एक ऐसे खाते से किए गए थे जिसे प्रिया के हस्ताक्षर के साथ प्राप्त ऋण से पैसा मिला था। अपमान अभियान वित्तीय योजना से अलग नहीं था, यह खुद गबन किए गए पैसे से वित्तपोषित किया जा रहा था। जबकि प्रिया की प्रतिष्ठा पर हमला किया जा रहा था, कपूर समूह एक वास्तविक संकट में डूब रहा था। आपूर्तिकर्ताओं ने डिलीवरी निलंबित कर दी और अग्रिम भुगतान की मांग की। एक बड़े आवासीय उद्यम के लिए जिम्मेदार एक कंसोर्टियम ने काम रोक दिया जब बैंक ने अनुमानित किश्त जारी करने से इनकार कर दिया। वित्तीय निदेशक ने रोहन को चेतावनी दी कि कंपनी के पास एक ही समय में वेतन, कर और ब्याज को कवर करने के लिए संसाधन नहीं होंगे। रोहन ने उन प्रतिबद्धताओं को प्राथमिकता देने का आदेश दिया जो उसकी सार्वजनिक छवि को बनाए रख सकती थीं। उसके लिए कार्यक्रमों, कारों और शानदार कार्यालयों को बनाए रखना छोटी कंपनियों को भुगतान करने से ज्यादा महत्वपूर्ण लग रहा था। कामिनी और समीरा के दबाव में रोहन ने जल्दी से संपत्ति बेचने का फैसला किया। उसने बिक्री के लिए 2 भूखंड, एक शॉपिंग सेंटर में एक हिस्सेदारी और एक सहायक निर्माण कंपनी की मशीनें रखीं। वित्तीय निदेशक ने चेतावनी दी कि प्रस्तावित कीमतें बाजार मूल्य से बहुत कम थीं, लेकिन रोहन ने उस पर कायरता का आरोप लगाया। समीरा ने उन खरीदारों का सुझाव दिया जो बिना देरी के पैसा स्थानांतरित कर सकते थे। सभी का प्रतिनिधित्व विभिन्न कंसल्टेंसी द्वारा किया गया था। हालांकि अद्वैत ने पहले ही उनके और समीरा के भाई के बीच संबंध की पहचान कर ली थी। रोहन का मानना था कि वह कंपनी को बचा रहा है, जबकि वास्तव में वह अपनी सबसे अच्छी संपत्ति उस नेटवर्क को सौंप रहा था जो उसका शोषण कर रहा था। प्रिया को यह जानकारी एक प्रबंधक के माध्यम से मिली जो 20 से अधिक वर्षों से समूह में काम कर रहा था। उसे डर था कि मशीनों की बिक्री से तत्काल छंटनी होगी और लाभदायक अनुबंधों का विनाश होगा। प्रिया ने उसे दस्तावेज न हटाने या सीधे आदेशों को चुनौती न देने का निर्देश दिया, क्योंकि इससे उसे खतरे में डाला जा सकता था। उसने केवल बोर्ड को भेजी गई रिपोर्टों की कानूनी प्रतियों को संरक्षित करने के लिए कहा। फिर उसने अद्वैत को सूचित किया कि उन्हें यह पता लगाने की जरूरत है कि कौन अभी भी बात करने को तैयार है। संकट अब केवल एक वैवाहिक विवाद नहीं रह गया था, श्रमिकों की संपत्ति को टुकड़े टुकड़े करके खत्म किया जा रहा था। दोपहर के अंत में रोहन ने वर्टेक्स पार्टिसिपेशंस नामक कंपनी के लिए पहली बिक्री पर हस्ताक्षर किए। प्राप्त राशि ने कर्जों का केवल एक छोटा सा हिस्सा कवर किया, लेकिन उसने ऐसे मनाया जैसे उसने नियंत्रण वापस पा लिया हो। समीरा ने एक विवेकपूर्ण मुस्कान के साथ हस्ताक्षर को देखा और अपने भाई को एक ही संदेश भेजा, यह पुष्टि करते हुए कि भूखंड सुरक्षित हो गया था। शहर के दूसरी ओर अद्वैत ने वर्टेक्स का पंजीकरण खोला और क्षितिज अर्बन से जुड़ी अन्य कंपनियों द्वारा उपयोग किए गए उसी पते को पाया। प्रिया समझ गई कि रोहन ने अभी अभी समूह का भविष्य खुद षड्यंत्रकारियों को बेच दिया है।
वह खिड़की के सामने खड़ी रही, जबकि रात ने मुंबई को ढक लिया। सार्वजनिक अपमान ने उसके नाम को चोट पहुंचाई थी, लेकिन इसने विरोधियों की जल्दबाजी को भी उजागर कर दिया था। रोहन ने हस्ताक्षर के अनुचित उपयोग को स्वीकार कर लिया था। कामिनी ने खुद को आरोपों के स्रोत के रूप में प्रस्तुत किया था, और समीरा ने संपत्ति पर कब्जा करने के लिए नियत कंपनियों को स्थानांतरित कर दिया था। प्रिया जानती थी कि उसके पास अभी भी उन्हें निश्चित रूप से हराने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं थे। हालांकि वह पहले से ही योजना की पूरी संरचना देख सकती थी। उसने एक लाल मार्कर लिया और वित्तीय आरेख में समीरा के नाम पर गोला बनाया और अद्वैत से कहा कि यह पता लगाने का समय है कि समूह के भीतर कौन अभी भी सच्चाई का चयन करेगा। अगली सुबह प्रिया ने कपूर समूह के मुख्यालय से दूर एक सामुदायिक केंद्र के एक साइड दरवाजे से प्रवेश किया। अद्वैत ने उस स्थान को इसलिए चुना था क्योंकि उस मोहल्ले में प्रेस का कोई भी कैमरा आमतौर पर नहीं घूमता था। मुख्य कमरे के अंदर 6 पुराने प्रबंधक, 2 निर्माण इंजीनियर और 3 श्रमिक प्रतिनिधि चुपचाप इंतजार कर रहे थे। कुछ ने अविश्वास दिखाया, दूसरों ने डर। सभी ने उसके खिलाफ आरोप सुने थे। प्रिया ने वफादारी मांगे बिना शुरुआत की। उसने केवल यह कहा कि वह सत्यापन योग्य दस्तावेज दिखाएगी और हर व्यक्ति को खुद तय करना होगा कि किस पर विश्वास करना है। उसने दीवार पर क्षितिज अर्बन, वर्टेक्स पार्टिसिपेशंस और समूह से पैसा निकालने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कंसल्टेंसी से जुड़े हस्तांतरणों के क्रम को प्रक्षेपित किया। उसने समझाया कि कैसे काल्पनिक राजस्व क्षणों को छिपाते थे और कैसे वास्तविक मूल्य से कम संपत्ति की बिक्री समीरा के परिवार से जुड़ी कंपनियों को लाभ पहुंचाती थी। उसने अनावश्यक व्यक्तिगत डेटा का खुलासा नहीं किया, न ही उसने ऐसे आरोप लगाए जिन्हें वह अभी तक साबित नहीं कर सकती थी। उसका उद्देश्य यह प्रदर्शित करना था कि नकदी की कमी उच्च वेतन या अनुत्पादक कार्यों के कारण नहीं थी, बल्कि एक निजी संवर्धन योजना को बनाए रखने के लिए प्रबंधन द्वारा लिए गए निर्णयों के कारण थी। आपूर्ति प्रबंधक पवन मेहता चुप्पी तोड़ने वाले पहले व्यक्ति थे। उन्होंने बताया कि उन्हें पुराने आपूर्तिकर्ताओं के साथ अनुबंध रद्द करने और उन्हें हाल ही में बनाई गई कंपनियों से बदलने के आदेश मिले थे, जो सभी रोहन के कार्यालय द्वारा सुझाए गए थे। जब उन्होंने कीमतों पर सवाल उठाया तो कामिनी ने उन्हें एक कृतघ्न कर्मचारी कहा और उनकी पत्नी का स्वास्थ्य बीमा छीनने की धमकी दी। पवन ने संदेश और प्रस्तावों की प्रतियां रखी थीं, लेकिन डर था कि अगर वह उन्हें सौंपता है तो उस पर चोरी का आरोप लगाया जाएगा। प्रिया ने जवाब दिया कि उसे मूल फाइलें नहीं हटानी चाहिए। अद्वैत केवल कानूनी तरीकों से प्राप्त प्रतियों को एकत्र करेगा और प्रत्येक दस्तावेज की उत्पत्ति दर्ज करेगा। एक श्रमिक प्रतिनिधि ने पूछा कि क्या बैठक का मतलब है कि शर्मा परिवार समूह को खरीदने और आधी टीम को बर्खास्त करने का इरादा रखता है। यह अफवाह क्रेडिट के निलंबन के बाद से फैल रही थी और कामिनी से जुड़े पर्यवेक्षकों द्वारा इसे बढ़ावा दिया जा रहा था। प्रिया ने जवाब दिया कि वह एक साम्राज्य की तलाश नहीं करे रही थी और न ही निर्दोष लोगों से बदला लेना चाहती थी। उसने समझाया कि अशोक वेतन, निर्माण स्थलों पर भोजन और आवश्यक आपूर्तिकर्ताओं के लिए एक अस्थायी निधि के लिए संसाधन उपलब्ध कराएगा। पैसा रोहन द्वारा नियंत्रित खातों से नहीं गुजरेगा। इसे एक स्वतंत्र, ऑडिट की गई संरचना द्वारा प्रबंधित किया जाएगा और यह आर्थिक रूप से व्यवहार्य परियोजनाओं तक सीमित होगा। इस प्रस्ताव से राहत मिली, लेकिन संदेह भी पैदा हुए। एक इंजीनियर ने कहा कि कंपनी को नियंत्रित किए बिना वेतन की रक्षा करने से संकट लंबा खिंच सकता है। प्रिया सहमत हुई और कहा कि निधि स्थायी नहीं होगी। यह रोहन को बेरोजगारी के डर को ब्लैकमेल के साधन के रूप में उपयोग करने से रोकेगा। जबकि ऑडिट आगे बढ़ रहा था, प्रत्येक भुगतान किए गए काम के प्रमाण पर निर्भर करेगा और पार्टियों, वाहनों, अधिकारियों या बिना किसी स्पष्ट कार्य के कंसल्टेंसी को वित्त पोषित नहीं कर सकता। उसने यह भी मांग की कि कर्मचारी प्रतिनिधि रिपोर्टों का पालन करें। वह एक अपारदर्शी शक्ति को दूसरी से बदलना नहीं चाहती थी जो प्रभावित लोगों से समान रूप से दूर हो। बैठक के बाद मीरा लोपेज नाम की एक महिला खिड़की के पास बैठी रही। उसने 15 साल तक समूह की मुख्य लेखाकार के रूप में काम किया था, लेकिन कामिनी द्वारा अधिकृत भुगतानों पर सवाल उठाने के बाद उसे एक बाहरी संग्रह में स्थानांतरित कर दिया गया था। उसके पास इसने बाहरी संग्रह में इकी कामिनी करता था। अशीत्रताल पर भारतना चेहरे पर थकावट दिख रही थी। उसने दूसरों के जाने का इंतजार किया और अद्वैत को एक छोटी धातु की चाबी दी। उसने कहा कि यह उसके नाम पर किराए पर लिए गए एक लॉकर की थी, जहां उसने नोटबुक, बैठक के नोट्स और उन दस्तावेजों की प्रतियां रखी थीं जो उसे हटाए जाने से पहले मिली थीं।
उसने कंपनी से मूल दस्तावेज नहीं लिए थे, केवल अपने काम के दौरान किए गए व्यक्तिगत रिकॉर्ड को संरक्षित किया था। मीरा ने बताया कि समीरा के आने से बहुत पहले से कामिनी वित्तीय निर्णयों में भाग लेती थी। वह व्यावसायिक घंटों के बाहर निदेशकों को बुलाती थी, अनुबंधों में बदलाव का आदेश देती थी और मांग करती थी कि भुगतानों को प्रतिनिधित्व व्यय के रूप में वर्गीकृत किया जाए। जब कोई कर्मचारी विरोध करता था तो वह रिश्तेदारों, कर्जों या पेशेवर मूल्यांकनों का उल्लेख करती थी ताकि उसे याद दिलाया जा सके कि वह उसकी जिंदगी के बारे में जानती है। रोहन बिना पढ़े कई दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करता था। यह सुनकर संतुष्ट होता था कि संख्याएं उसकी प्रतिभा की पुष्टि करती हैं। कामिनी इसके विपरीत पैसे के गंतव्य को समझती थी और सावधानी से चुनती थी कि कौन से निशान बोर्ड को भेजी गई रिपोर्टों से गायब होने चाहिए। अद्वैत ने पूछा कि मीरा ने बोलने के लिए इतना लंबा इंतजार क्यों किया। उसने अपनी आंखें नीची की और जवाब दिया कि उसका बेटा समूह के एक निर्माण स्थल पर काम करता था और कामिनी ने धमकी दी थी कि अगर कोई जानकारी लीक हुई तो उसे निकाल दिया जाएगा। महीनों तक मीरा ने खुद को यकीन दिलाया था कि चुप रहना परिवार की रक्षा करेगा। उसने अपनी राय तब बदली जब उसे पता चला कि मशीनें बेची जाएंगी और सैकड़ों श्रमिक वैसे भी अपनी नौकरी खो सकते हैं। प्रिया ने उसे जज नहीं किया। उसने कहा कि डर ठीक वही उपकरण था जिसका उपयोग शक्तिशाली लोग गवाहों को चुप साथियों में बदलने के लिए करते थे। अब महत्वपूर्ण बात यह थी कि सब कुछ सही ढंग से प्रलेखित किया जाए। मीरा द्वारा बताए गए लॉकर में उन्हें तारीखों के अनुसार व्यवस्थित 4 नोटबुक, बैठकों की रसीदें और हस्तलिखित नोटों के साथ स्प्रेडशीट की प्रतियां मिलीं। कई पन्नों पर कामिनी के आद्याक्षर रियल एस्टेट कंपनियों को हस्तांतरित मूल्यों के बगल में दिखाई दिए। निजी गारंटी के रूप में दिए गए गहनों के रिकॉर्ड, नकद में भुगतान किए गए कमीशन और बोर्ड की मंजूरी से बचने के लिए अनुबंधों को विभाजित करने के निर्देश थे। एक दस्तावेज में पारिवारिक रिजर्व अभिव्यक्ति का उल्लेख था और इस रिजर्व को वर्षों पहले बनाए गए एक फाउंडेशन द्वारा रखे गए एक खाते से जोड़ा गया था, जब रोहन के पिता अभी भी समूह की कमान संभालते थे। प्रिया ने हर रिकॉर्ड का विश्लेषण किया, बिना गुस्से को अपना ध्यान भंग करने दिए। उसने उन परियोजनाओं की संख्या पहचानी जिन्हें उसने खुद पुनर्गठित किया था। इन परियोजनाओं में प्राप्त बचत का एक हिस्सा हफ्तों बाद तथाकथित पारिवारिक रिजर्व में भेज दिया गया था। कामिनी ने लागत कम करने के लिए प्रिया की निजी तौर पर प्रशंसा की थी, जबकि परिणामों का उपयोग योजना का विस्तार करने के लिए किया था। इस खोज ने वैवाहिक विश्वासघात से अलग एक दर्द पैदा किया। प्रिया समझ गई थी कि उसकी क्षमता को न केवल नजरअंदाज किया गया था, बल्कि जानबूझकर एक ऐसे नेटवर्क को बढ़ावा देने के लिए उसका शोषण किया गया था जो श्रमिकों, निवेशकों और छोटे आपूर्तिकर्ताओं को नुकसान पहुंचा रहा था। एक नोटबुक में कामिनी, समीरा और उसके भाई के बीच हाल ही में हुई एक बैठक का संदर्भ था। नोट में समूह के सबसे बड़े भूखंड की बिक्री का उल्लेख था, जो तेजी से मूल्यवान हो रहे क्षेत्र में स्थित था। अनुमानित मूल्य स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा अनुमानित मूल्य के आधे से भी कम था। बदले में एक राशि पारिवारिक रिजर्व में जमा की जाएगी और दूसरी राशि सिंह परिवार द्वारा नियंत्रित एक खाते में जाएगी। प्रिया ने महसूस किया कि समीरा ने अकेले ही यह योजना नहीं बनाई थी। उसने कामिनी को एक पुरानी प्रथा को तेज करने का एक तरीका पेश किया था, जबकि रोहन एक सार्वजनिक चेहरे और सुविधाजनक हस्ताक्षर के रूप में काम करता था। मैंशन में समीरा ने नाश्ते की मेज पर नक्शे और अनुबंध फैलाए। उसने रोहन से कहा कि बैंकों द्वारा ब्लॉकेज बढ़ाने से पहले भूखंड को बेचने की जरूरत है। उसने इस ऑपरेशन को वेतन बचाने और न्यायिक हस्तक्षेप से बचने का एकमात्र तरीका बताया। रोहन थका हुआ और नाराज पूछा कि खरीदार इतना कम क्यों दे रहा है। समीरा ने जवाब दिया कि कोई भी आरोपों से घिरी कंपनी से जुड़ी संपत्ति के लिए वास्तविक मूल्य का भुगतान नहीं करेगा। इस तर्क ने उसके गौरव को चोट पहुंचाई, लेकिन उसे दोष देने के लिए कोई भी दिया। एक बार फिर उसने सब कुछ प्रिया पर डाल दिया। एक बार फिर कामिनी ने बिक्री का समर्थन किया, हालांकि वह जानती थी कि कीमत का अंतर समूह के बाहर वितरित किया जाएगा। उसने अपने बेटे से कहा कि बड़े परिवार इसलिए जीवित रहते हैं क्योंकि वे दूसरों से पहले कठोर निर्णय लेते हैं। रोहन ने वित्तीय निदेशक से संपर्क किया और मांग की कि वह उसी सप्ताह अनुमोदन तैयार करे। निदेशक ने याद दिलाया कि कानून के अनुसार उस आयाम के संचालन के लिए बोर्ड से परामर्श की आवश्यकता थी। कामिनी ने जवाब दिया कि एक आपातकालीन सभा बुलाई जा सकती है और शेयरधारकों पर दिवालियापन के जोखिम के साथ दबाव डाला जाएगा।
समीरा चुप रही, यह देखकर संतुष्ट हुई कि उसका अपना जाल कानूनी रूप से आगे बढ़ रहा है। घंटों बाद कामिनी एक कंबल से ढके 2 बक्से लेकर द्वितीयक गैरेज से बाहर निकली। वह परिवार के एक पुराने परिचित द्वारा प्रबंधित एक गिरवी की दुकान पर गई और हार, घड़ियां और पिछली पीढ़ियों से विरासत में मिले टुकड़े पेश किए। उसने दावा किया कि उसे एक आरक्षित निवेश के लिए अस्थायी तरलता की आवश्यकता है। मूल्यांकनकर्ता ने उसकी घबराहट को महसूस किया, लेकिन कोई सवाल नहीं पूछा। टुकड़ों में प्रिया के गहने भी थे, जो शादी से पहले खरीदे गए थे और मैंशन में रखे गए थे। कामिनी यह जानती थी, फिर भी उसने मालिक के रूप में रसीद पर हस्ताक्षर किए और एक व्यक्तिगत खाते में तत्काल भुगतान की मांग की। प्राप्त धन समूह को बचाने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। यह केवल कार्ड, घरेलू खर्च और उन भुगतानों को कवर करने के लिए काम करेगा जो धन की उपस्थिति बनाए रखते थे। कामिनी इस विचार को सहन नहीं कर सकती थी कि कर्मचारी, पड़ोसी या पत्रकार परिवार की कमजोरी को महसूस करें। उसके लिए प्रतिष्ठा खोना धोखाधड़ी करने से ज्यादा शर्मनाक था। मैंशन लौटने पर उसने रसीदों को एक पुरानी किताब के अंदर छिपा दिया और नौकरों को एक औपचारिक रात्रिभोज तैयार करने का आदेश दिया। वह चाहती थी कि घर रोशन रहे, जबकि कर्ज दीवारों के पीछे चुपचाप बढ़ रहे थे। प्रिया को गहनों के बारे में जानकारी संपत्ति बीमा से जुड़े एक अलर्ट के माध्यम से मिली। गिरवी की दुकान ने उसके नाम पर पंजीकृत एक टुकड़े के लिए प्रामाणिकता की पुष्टि का अनुरोध किया था। अद्वैत ने दुर्विनियोग के लिए तत्काल शिकायत की सिफारिश की। उसने पंजीकरण को अधिकृत किया, लेकिन अनुरोध किया कि वसूली का अनुरोध विवेकपूर्ण तरीके से किया जाए। वह कामिनी को रसीदों को नष्ट करने या घरेलू भ्रम का दावा करने का अवसर नहीं देना चाहती थी। प्रत्येक कार्य को धोखाधड़ी के बड़े सेट से जुड़ा रहना था। मामले की ताकत सटीकता पर निर्भर करेगी, न कि प्रेस में लगाए गए आरोपों की मात्रा पर। उस रात अशोक ने सामुदायिक केंद्र का दौरा किया और संरक्षण निधि की रिपोर्टों का विश्लेषण किया। पहला योगदान 3 स्थायी माने जाने वाले कार्यों में 2 सप्ताह के वेतन का भुगतान करने की अनुमति देगा। उसने अपनी बेटी से पूछा कि क्या वह अभी भी मानती है कि कपूर समूह के हिस्से को बचाना संभव है। प्रिया ने जवाब दिया कि कंपनियों का अपना कोई चरित्र नहीं होता, यह मानवीय निर्णय थे जो उन्हें निर्माण या विनाश का साधन बनाते थे। यदि ईमानदार परियोजनाओं को धोखाधड़ी वाले कर्जों से अलग कर दिया जाता तो श्रमिक और निवेशक जीवित रह सकते थे। रोहन और कामिनी हालांकि इस पुनर्निर्माण का संचालन करने का नैतिक अधिकार पहले ही खो चुके थे। अद्वैत ने अद्यतन आरेख मेज पर रखा। रेखाएं कामिनी, रोहन और समीरा से निकलकर फाउंडेशनों, कंसल्टेंसी, रियल एस्टेट कंपनियों और समानांतर भुगतानों के लिए उपयोग किए जाने वाले खातों तक पहुंच रही थीं। पहली बार प्रत्येक की भागीदारी स्पष्ट रूप से दिखाई दी। रोहन ने हस्ताक्षर और औपचारिक अधिकार प्रदान किए। समीरा ने खरीदारों और मुखौटा कंपनियों का आयोजन किया। कामिनी ने आंतरिक नेटवर्क बनाए रखा, कर्मचारियों को डराया और पैसे के सबसे पुराने हिस्से को छिपाया। प्रिया ने कई मिनट तक चित्र को देखा। जिस परिवार ने उसे एक घुसपैठिया माना था, उसने अपनी हालिया समृद्धि उसके काम और धमकाए गए लोगों की चुप्पी पर बनाई थी। भोर के अंत में मीरा ने एक संदेश भेजा जिसमें बताया गया था कि कामिनी ने भूखंड की बिक्री को मंजूरी देने के लिए शेयरधारकों की एक आपातकालीन बैठक बुलाई है। प्रिया समझ गई कि चुपचाप जांच का समय समाप्त हो रहा है। अभी भी विशेषज्ञ रिपोर्ट, बैंक रिकॉर्ड और कुछ कंपनियों के बारे में कानूनी पुष्टि की कमी थी, लेकिन बहुत लंबा इंतजार करने से मुख्य संपत्ति गायब हो जाएगी। उसने अद्वैत से अल्पसंख्यक शेयरधारकों को नोटिस तैयार करने और संरक्षण निधि के प्रतिनिधियों को इकट्ठा करने के लिए कहा। फिर उसने मीरा की नोटबुक बंद कर दी और कहा कि अगली बैठक में रोहन को पता चलेगा कि कितने लोग अब उससे नहीं डरते। कपूर समूह का मुख्यालय सुबह प्रेस की गाड़ियों, नाराज आपूर्तिकर्ताओं और उन कर्मचारियों से घिरा हुआ था जो अपने वेतन के बारे में खबर का इंतजार कर रहे थे। आखिरी मंजिल पर रोहन बोर्डरूम में इधर उधर टहल रहा था, यह दोहराते हुए कि बैठक उसके अधिकार के बारे में किसी भी संदेह को समाप्त कर देगी। कामिनी संस्थापकों के लिए आरक्षित कुर्सी पर बैठी थी और शेयरधारकों का एक सोची समझी शांति के साथ स्वागत कर रही थी। समीरा खिड़कियों के पास खड़ी थी, अपने फोन पर संदेशों की समीक्षा कर रही थी। उन सभी के लिए प्रिया के प्रतिक्रिया आयोजित करने से पहले ही भूखंड की बिक्री को मंजूरी दे दी जाएगी। वित्तीय निदेशक ने भोर के दौरान तैयार की गई रिपोर्टें बांटी। संख्याएं एक गंभीर संकट दिखाती थीं।
लेकिन उन्हें सिंह परिवार से जुड़ी कंपनियों को किए गए हस्तांतरणों को छिपाने के लिए व्यवस्थित किया गया था। रोहन ने एक भाषण का पूर्वाभ्यास किया जिसमें वह क्रेडिट में रुकावट, आपूर्तिकर्ताओं के बीच घबराहट और शेयरों के मूल्य में गिरावट के लिए प्रिया को जिम्मेदार ठहराएगा। वह बिक्री को नौकरियों को बचाने के लिए एक आवश्यक बलिदान के रूप में प्रस्तुत करने का इरादा रखता था। कामिनी ने उसे कथित वैवाहिक विश्वासघात का उल्लेख करने की सिफारिश की क्योंकि उसका मानना था कि प्रिया के सम्मान को नष्ट करने से किसी भी तकनीकी तर्क का वजन कम हो जाएगा जिसे वह पेश करने की कोशिश करेगी। समीरा ने सब कुछ एक बेचैनी के साथ देखा जिसे वह छिपा नहीं सकती थी। उसके भाई ने 3 संदेश भेजे थे जिसमें पूछा गया था कि विलेख पर कब हस्ताक्षर किए जाएंगे। खरीदार कंपनी के पास पहले से ही निवेशक थे जो भूखंड को लगभग 2 गुने मूल्य पर फिर से बेचने का इंतजार कर रहे थे। यदि बैठक विफल हो जाती तो पूरे नेटवर्क की जांच की जा सकती थी। उसने रोहन को मतदान से पहले एक आपातकालीन प्राधिकरण पर हस्ताक्षर करने के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन कानूनी निदेशक ने चेतावनी दी कि दस्तावेज आसानी से रद्द कर दिया जाएगा। रोहन ने जवाब दिया कि शेयरधारक मानेंगे। उसे यह महसूस नहीं हुआ कि उनमें से कई को उस सुबह अद्वैत द्वारा भेजे गए नोटिस मिले थे। शुरू होने से कुछ देर पहले अल्पसंख्यक शेयरधारक छोटे समूहों में आए और कामिनी से बात करने से बचे। कुछ के पास संरक्षण निधि के प्रतिनिधियों द्वारा दी गई फाइलें थीं। दूसरों ने पाया था कि गारंटी के रूप में उपयोग किए गए शेयर भूखंड की बिक्री के बाद लगभग अपना सारा मूल्य खो सकते थे। रोहन ने चुप्पी को डर के रूप में व्याख्या किया। कामिनी, हालांकि, ने ऐसी नजरें महसूस की जो पिछली बैठकों में मौजूद नहीं थीं। उसने विवेकपूर्ण तरीके से कानूनी निदेशक से पूछा कि गलियारे में 2 स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की उपस्थिति को किसने अधिकृत किया था। उसने जवाब दिया कि शेयरधारकों ने खुद हाल के आरोपों के मद्देनजर तकनीकी निगरानी का अनुरोध किया था। रोहन ने यह घोषणा करते हुए बैठक शुरू की कि कपूर परिवार अपने इतिहास में सबसे क्रूर तोड़फोड़ के प्रयास का सामना कर रहा है। उसने कहा कि प्रिया शादी के अंत के बाद नाराजगी से प्रेरित होकर आवश्यक गारंटी वापस ले ली और बैंकों के बीच संदेह फैलाया। उसने तरलता में गिरावट दिखाने वाले ग्राफ प्रस्तुत किए, लेकिन झूठे हस्ताक्षरों के साथ प्राप्त ऋणों को छोड़ दिया। इसके बाद उसने कहा कि वेतन को संरक्षित करने और प्राथमिकता वाले कार्यों को पूरा करने के लिए भूखंड को तुरंत बेचने की जरूरत है। कामिनी हर वाक्य का एक पीड़ित अभिव्यक्ति के साथ अनुसरण कर रही थी, जैसे कि परिवार एक सावधानीपूर्वक नियोजित साजिश का शिकार हो। एक शेयरधारक ने पूछा कि खरीदार अंतिम मूल्यांकन रिपोर्ट में बताए गए मूल्य के आधे से भी कम की पेशकश क्यों कर रहा है। रोहन ने जवाब दिया कि बाजार बदल गया था और प्रिया द्वारा उकसाए गए घोटाले ने रुचि कम कर दी थी। एक अन्य शेयरधारक जानना चाहता था वर्टेक्स पार्टिसिपेशंस कुछ महीने पहले क्यों बनाई गई थी और उसने निवेश का कोई इतिहास क्यों नहीं प्रस्तुत किया था। समीरा ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि नए फंड अक्सर रणनीतिक संचालन के लिए हालिया संरचनाओं का उपयोग करते थे। उसके जवाब ने फुसफुसाहट जगा दी। वह समूह में कोई औपचारिक पद नहीं रखती थी और फिर भी खरीदार कंपनी के बारे में असामान्य ज्ञान प्रदर्शित करती थी। रोहन ने प्रस्ताव को मतदान के लिए रखकर नियंत्रण वापस पाने की कोशिश की। सचिव के मतपत्र वितरित करने से पहले कमरे के दरवाजे खुल गए। प्रिया एक हल्के रंग के सूट में, अद्वैत, मीरा, 2 स्वतंत्र लेखा परीक्षकों और लेनादार बैंकों के प्रतिनिधियों के साथ अंदर आई। अशोक उसके साथ नहीं था। पिता की अनुपस्थिति ने उसकी उपस्थिति को और भी शक्तिशाली बना दिया, क्योंकि कोई ये नहीं कह सकता था कि वह शर्मा परिवार की दौलत के पीछे छिप रही थी। पूरा हॉल चुप हो गया। रोहन स्थिर रहा, जबकि कामिनी ने अपनी उंगलियों को मेज पर दबाया और समीरा ने अपनी आंखें चुरा लीं। रोहन ने सुरक्षा को प्रिया को हटाने की मांग की, यह दावा करते हुए कि उसका अब कंपनी से कोई संबंध नहीं था। अद्वैत ने अल्पसंख्यक शेयरधारकों के पावर ऑफ अटॉर्नी और उन दस्तावेजों को प्रस्तुत किया जो परिवर्तनीय गारंटियों में प्रिया की आर्थिक भागीदारी की पुष्टि करते थे, जिन्हें बोर्ड द्वारा कभी भी सही ढंग से सूचित नहीं किया गया था। एक बैंक प्रतिनिधि ने कहा कि एक लेनदार, गारंटर और जांच के तहत अनुबंधों से प्रभावित पक्ष के रूप में उसे किसी भी निर्णय का पालन करने का अधिकार था जो कर्जों से जुड़ी संपत्ति को कम कर सकता था। कानूनी निदेशक ने जल्दी से कागजात पढ़े और स्वीकार किया कि उसे उस बैठक से निष्कासित करने का कोई कानूनी आधार नहीं था। प्रिया ने रोहन की कुर्सी पर कब्जा नहीं किया, न ही उसने मेज के केंद्र की तलाश की। वह स्क्रीन के सामने खड़ी रही
और किसी भी मतदान से पहले 15 मिनट मांगे। उसने कहा कि वह अपनी शादी के बारे में, प्रेस में प्रकाशित अपमानों के बारे में या मैंशन में हुए हमले के बारे में बात नहीं करेगी। वह बैठक कॉरपोरेट संपत्ति, नौकरियों और कानूनी जिम्मेदारियों के बारे में थी। उसकी शांति ने एक भावनात्मक आरोप से ज्यादा असुविधा पैदा की। कामिनी ने महसूस किया कि सार्वजनिक अपमान की रणनीति अपनी ताकत खो देगी यदि प्रिया ने बोर्ड को पारिवारिक समस्याओं के एक अदालत में बदलने से इनकार कर दिया। प्रस्तुत किया गया पहला दस्तावेज भूखंड की मूल मूल्यांकन रिपोर्ट थी। वास्तविक मूल्य वर्टेक्स द्वारा की गई पेशकश से दोगुने से भी ज्यादा था। इसके बाद प्रिया ने कॉरपोरेट रिकॉर्ड दिखाए जो खरीदार को समीरा के भाई द्वारा उपयोग की जाने वाली कंसल्टेंसी से जोड़ते थे। कंपनियां पता, लेखाकार और डिजिटल सर्वर साझा करती थीं। एक लेखा परीक्षक ने समझाया कि क्षितिज अर्बन को उधार दिए गए पैसे का एक हिस्सा काल्पनिक राजस्व के रूप में समूह में लौटने से पहले इन्हीं खातों से गुजरा था। समीरा ने यह कहते हुए बाधित करने की कोशिश की, प्रशासनिक संयोग धोखाधड़ी साबित नहीं करते, लेकिन उसकी आवाज में अब सुरक्षा नहीं थी। प्रिया ने तब उसके नाम पर हस्ताक्षरित 3 गारंटियां प्रदर्शित की। विशेषज्ञों ने पुष्टि की थी कि डिजिटल प्रमाण पत्र का उपयोग रोहन के निजी कंप्यूटर से उन घंटों में किया गया था जब वह शहर से बाहर थी। उसने अपार्टमेंट में हुई बातचीत की रिकॉर्डिंग भी प्रस्तुत की। रोहन की आवाज ने कमरे को भर दिया, यह दावा करते हुए कि उसने उस पर हस्ताक्षर किए थे जिसे वह मंजूरी देती अगर वह मौजूद होती। कुछ शेयरधारकों ने अविश्वास से एक दूसरे को देखा। वित्तीय निदेशक ने अपना सिर नीचे कर लिया। रोहन अचानक उठा और अद्वैत पर रिकॉर्डिंग में हेरफेर करने का आरोप लगाया। हालांकि उसने पुनरुत्पादित शब्दों से इनकार नहीं किया। अद्वैत ने लेखा परीक्षकों को मूल फाइलें और प्रामाणिकता रिपोर्ट सौंपी। फिर उसने प्रिया के खिलाफ अभियान के लिए जिम्मेदार एजेंसी को किए गए भुगतान प्रस्तुत किए। पैसा झूठे हस्ताक्षर के साथ प्राप्त क्षण द्वारा वित्त पोषित एक खाते से आया था। इस प्रकार समूह के अपने संसाधनों ने उन समाचारों को वित्त पोषित किया था जो योजना का खुलासा करने वाले को बदनाम करने के लिए थे। कामिनी ने घोषणा की कि वह किसी भी प्रेस अनुबंध से अनभिज्ञ थी। मीरा ने तब मेज पर वर्षों तक रखी गई नोटबुक रखी, साथ ही मातृसत्ता द्वारा व्यक्तिगत खर्चों को कॉरपोरेट लागत के रूप में वर्गीकृत करने के लिए सीधे भेजे गए आदेशों की प्रतियों के साथ। कामिनी का चेहरा कठोर हो गया। उसने मीरा पर दस्तावेज चोरी करने और पेशेवर नाराजगी के कारण नोट बनाने का आरोप लगाया। मीरा ने जवाब दिया कि प्रत्येक रिकॉर्ड समूह के सर्वरों पर संग्रहीत एक वाउचर से जुड़ा हुआ था। लेखा परीक्षकों ने पुष्टि की कि उन्होंने पहले ही कुछ संदर्भों की जांच कर ली थी। उनमें कमीशन के भुगतान, गहनों पर खर्च, पारिवारिक रिजर्व में हस्तांतरण और बोर्ड की अनुमोदन सीमा से नीचे अनुबंधों को विभाजित करने के आदेश थे। प्रिया ने कामिनी को जीत की नजर से देखने से परहेज किया। जिस महिला ने उसे वर्षों तक तिरस्कृत किया था, वह बदला लेने से नहीं बल्कि अपने ही निशानों से हार रही थी। रोहन ने बैठक को निलंबित करने की कोशिश की, लेकिन शेयरधारकों ने इनकार कर दिया। एक बैंक प्रतिनिधि ने सूचित किया कि प्रस्तुत सबूतों के मद्देनजर भूखंड की कोई भी बिक्री संपत्ति के अपव्यय का प्रयास मानी जाएगी। एक अन्य लेनदार ने घोषणा की कि यदि बोर्ड ने इसमें शामिल लोगों को तुरंत नहीं हटाया तो वह एक अस्थायी प्रशासन का समर्थन करेगा। रोहन चिल्लाया कि बैंक उसके परिवार की कंपनी को नियंत्रित नहीं करते। प्रिया ने जवाब दिया कि उसने यह शक्ति तब सौंप दी थी जब उसने धोखाधड़ी वाले कर्ज लिए थे और गारंटी के रूप में दूसरों की संपत्ति का इस्तेमाल किया था। इस वाक्य ने उस बिंदु को छू लिया जिससे वह सबसे ज्यादा डरता था, यह एहसास कि उसने कभी भी वास्तव में साम्राज्य को नियंत्रित नहीं किया था। बिक्री पर मतदान रद्द कर दिया गया। इसके बाद एक शेयरधारक ने ऑडिट के पूरा होने तक रोहन को अध्यक्षता से निलंबित करने का प्रस्ताव रखा। कामिनी ने पुराने सहयोगियों पर दबाव डालने की कोशिश की। दशकों के दौरान बनाए गए एहसानों और संबंधों को याद दिलाते हुए कोई नहीं हिला। प्रस्ताव को भारी बहुमत से मंजूरी दी गई। कानूनी निदेशक ने सूचित किया कि रोहन को पासवर्ड, एक्सेस कार्ड और कॉरपोरेट दस्तावेज सौंपने होंगे। कुछ सेकंड के लिए वह समझने में असमर्थ लग रहा था। फिर उसने अपनी कुर्सी को पीछे धकेला, पानी का एक गिलास गिरा दिया और सभी पर विश्वासघात का आरोप लगाया। जब 2 सुरक्षा गार्ड पास आए तो रोहन ने प्रिया की ओर इशारा किया और घोषणा की कि अगर उसने आज्ञा मानी होती तो ऐसा कुछ नहीं होता। उसने कहा कि उसने उसके हस्ताक्षर का इस्तेमाल किया था क्योंकि कंपनी को पैसे की जरूरत थी और क्योंकि पति के रूप में उसे जोड़े के लिए निर्णय लेने का अधिकार था। उसने कहा कि उसने उसे घर से निकाल दिया था ताकि वह उसके कारोबार में हस्तक्षेप करना जारी न रख सके।
कमरा चुप रहा, लेकिन कई लोग उसके शब्द रिकॉर्ड कर रहे थे। अद्वैत को कोई सवाल पूछने की जरूरत नहीं पड़ी। रोहन खुद अपने अहंकार को एक स्वीकारोक्ति में बदल रहा था, यह महसूस करने में असमर्थ कि हर वाक्य उसकी आपराधिक जिम्मेदारी को बढ़ा रहा था। कामिनी ने उसे हाथ से खींचने की कोशिश की, उसे रुकने का आदेश देते हुए। रोहन ने खुद को छुड़ाया और अपनी मां के खिलाफ हो गया। उस पर यह सुनिश्चित करने का आरोप लगाया कि दस्तावेज कभी नहीं खोजे जाएंगे। समीरा धीरे धीरे दरवाजे की ओर पीछे हटी। टकराव ने किसी भी ऑडिट से ज्यादा खुलासा किया जो उस समय प्राप्त किया जा सकता था। कामिनी ने जवाब दिया कि उसने केवल कपूर उपनाम की रक्षा के लिए गलतियों को ठीक किया था और समीरा ने सुरक्षित खरीदारों का वादा किया था। अपना नाम सुनकर समीरा किसी के रोकने से पहले ही कमरे से बाहर निकल गई। अद्वैत ने हलचल को महसूस किया और सिंह परिवार की कंपनियों की निगरानी करने वाली टीम को तुरंत एक संदेश भेजा। गलियारे में समीरा लिफ्ट की ओर भागी, जबकि वह अपने फोन से संदेश हटा रही थी। उसने अपने भाई को फोन किया और उसे शेष राशि स्थानांतरित करने, अनुबंधों को नष्ट करने और एक यात्रा के लिए दस्तावेज तैयार करने का आदेश दिया। उसने जवाब दिया कि कुछ खाते पहले से ही ब्लॉक थे। समीरा लिफ्ट में घुसी और मुख्यालय में इस्तेमाल किया गया पहचान पत्र निकाला, उसे फर्श पर गिरा दिया। वह नहीं जानती थी कि सर्वर संदेशों की स्वचालित प्रतियां संरक्षित करते थे और आर्थिक पुलिस को पहले ही सबूतों की सुरक्षा के लिए एक तत्काल अनुरोध मिल चुका था। उसकी भागने की योजना, जो एक बचाव के रूप में थी, एक स्वीकारोक्ति की तरह दिखने लगी। कमरे के अंदर बोर्ड ने स्वतंत्र प्रबंधकों, लेनदारों के प्रतिनिधियों और श्रमिकों द्वारा चुने गए 2 कर्मचारियों से बनी एक अस्थायी समिति नियुक्त की। प्रिया ने अस्थायी अध्यक्षता से इनकार कर दिया, यह समझाते हुए कि उसकी व्यक्तिगत स्थिति वसूली की वैधता से समझौता कर सकती है। उसने केवल एक तकनीकी सलाहकार और वेतन निधि के गारंटर के रूप में कार्य करना स्वीकार किया। इस निर्णय ने उसके सहयोगियों को भी आश्चर्यचकित कर दिया। रोहन को उम्मीद थी कि वह यह साबित करने के लिए नियंत्रण ले लेगी कि वह हमेशा कंपनी चाहती थी। सबके सामने सिंहासन से इनकार करके प्रिया ने उस कहानी को नष्ट कर दिया जिसे उसने अपनी विफलता को सही ठहराने के लिए बनाया था। बैठक रोहन को उस कमरे से बाहर ले जाने के साथ समाप्त हुई जिसकी उसने वर्षों तक कमान संभाली थी। प्रिया के पास से गुजरते हुए उसने वादा किया कि वह अभी भी उसे भुगतान कराएगा। उसने जवाब दिया कि अब इसकी जरूरत नहीं थी। खाते, अनुबंध और उसके अपने शब्द पहले से ही उसके लिए ऐसा करेंगे। अद्वैत एक चिंताजनक खबर के साथ पास आया। समीरा ने इमारत छोड़ दी थी। अद्वैत अलाग्राने की उसका मुख्य फोन बंद कर दिया गया था और उसके भाई से जुड़ी एक कंपनी के नाम पर एक उड़ान आरक्षण दिखाई दिया था। प्रिया ने मेज पर बिखरे दस्तावेजों को देखा और समझ गई कि बोर्ड में जीत अंतिम पीछा की केवल शुरुआत थी। समीरा ने कपूर समूह के मुख्यालय को सेवा प्रदाताओं के लिए नियत एक निकास से छोड़ा और एक किराए की कार में बैठ गई जो बगल की सड़क पर इंतजार कर रही थी। उसने कोई सूटकेस नहीं लिया, केवल एक बड़ा हैंडबैग, एक द्वितीयक फोन और एक फाइल जिसमें दस्तावेज थे जिन्हें उसने उस सुबह रोहन के कार्यालय से निकाला था। रास्ते में उसने ड्राइवर को बताए गए गंतव्य को 2 बार बदला और बार बार रियर व्यू मिरर की जांच की। उसकी योजना हवाई अड्डे के पास एक होटल में पहुंचने, अपने भाई से नए दस्तावेज प्राप्त करने और न्यायिक ब्लॉकेज के सभी खातों तक पहुंचने से पहले उड़ान भरने की थी। अद्वैत परिवहन कंपनियों और वित्तीय रिकॉर्ड से कानूनी रूप से प्राप्त जानकारी के माध्यम से उसके आंदोलनों पर नजर रख रहा था। कार का भुगतान करने के लिए इस्तेमाल किया गया कार्ड क्षितिज अर्बन का था और होटल का आरक्षण वर्टेक्स पार्टिसिपेशन से संबंधित एक कंसल्टेंसी द्वारा किया गया था। रास्ता छिपाने के हर प्रयास ने समीरा और जांच के तहत कंपनियों के बीच एक नया संबंध बनाया। प्रिया ने बिना उत्साह दिखाए कंप्यूटर पर नक्शा देखा। भागने से सबूत नष्ट हो सकते थे, लेकिन यह भी पता चला कि समीरा अब रोहन या कामिनी पर भरोसा नहीं करती थी। आर्थिक पुलिस को बैठक में प्रस्तुत दस्तावेज मिल गए थे, लेकिन अभी भी व्यापक तलाशी करने के लिए प्राधिकरण की आवश्यकता थी। अद्वैत को डर था कि समीरा न्यायिक निर्णय से पहले फाइलें मिटा देगी। प्रिया ने एक और दृष्टिकोण का सुझाव दिया। धमकियों के साथ उसका पीछा करने के बजाय वे दिखाएंगे कि रोहन ने पूरी योजना को सिंह परिवार पर मढ़ने का इरादा किया था। बोर्ड से एकत्र किए गए दस्तावेजों में कामिनी से जुड़े वकीलों द्वारा तैयार किया गया एक मसौदा था। पाठ में समीरा को एक बाहरी सलाहकार के रूप में वर्णित किया गया था जिसने प्रबंधन को धोखा दिया, संसाधनों का गबन किया और कपूर परिवार की जानकारी के बिना बिक्री में हेरफेर किया। अद्वैत ने पूछा कि
क्या प्रिया का मानना है कि समीरा सहयोग करेगी? उसने जवाब दिया कि समीरा जैसे लोग शायद ही कभी वफादार होते हैं। वे उसके साथ रहते हैं जो सबसे शक्तिशाली लगता है, और जब उन्हें एहसास होता है कि उन्हें बलिदान किया जाएगा तो वे भाग जाते हैं। रोहन ने उसे एक भागीदार के रूप में माना था जब तक सब कुछ काम कर रहा था, लेकिन वह पहले से ही किसी को दोष देने के लिए ढूंढना शुरू कर रहा था। अगर समीरा ने दस्तावेज देखे तो शायद वह खुद को बचाने के लिए सबूत सौंप देगी। यह एक बरी होना नहीं होगा, यह केवल अनुबंधों और रिकॉर्डों को गायब होने से रोकने का अवसर होगा। मीरा ने समूह के सर्वर पर कामिनी द्वारा बैठक से कुछ घंटे पहले कानूनी फर्म को भेजा गया एक संदेश पाया। मातृसत्ता ने उन्हें समीरा के अनुचित प्रभाव पर आधारित एक रक्षा रणनीति तैयार करने का आदेश दिया। उसने यह भी सुझाव दिया कि यह दावा किया जाए कि बेटा प्रिया के कथित विश्वासघात के कारण भावनात्मक रूप से कमजोर था। संदेश ने पुष्टि की कि कामिनी परिवार के उपनाम को संरक्षित करने का इरादा रखती थी, भले ही उसे इसमें शामिल अन्य सभी को छोड़ना पड़े। प्रिया ने अनुरोध किया कि फाइल को प्रमाणित किया जाए और लोक अभियोजक के लिए नियत सामग्री में शामिल किया जाए। उसी समय रोहन मुख्यालय में रहा, सुरक्षा गार्डों से घिरा हुआ और कॉर्पोरेट सिस्टम तक पहुंचने से रोका गया। वह समीरा से बात करने की मांग कर रहा था, लेकिन सभी कॉल एक वॉइसमेल पर निर्देशित की जा रही थीं। कामिनी पास आई और कहा कि प्रेमी गायब हो गई थी, क्योंकि उसने कभी भी परिवार के प्रति कोई प्रतिबद्धता नहीं दिखाई थी। रोहन ने विश्वास करने से इनकार कर दिया। उसने दावा किया कि समीरा केवल एक अस्थायी निकास की तलाश में थी। जब कामिनी ने खुलासा किया कि वकील सिंह के खिलाफ एक शिकायत तैयार कर रहे हैं, तो उसने महसूस किया कि मां ने पहले ही चुन लिया था कि किसे अधिकारियों को पेश किया जाएगा। उन दोनों के बीच की चर्चा कंप्यूटरों को इकट्ठा करने और दस्तावेजों को संरक्षित करने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के आने से बाधित हुई। प्राधिकरण ने सर्वरों की प्रतिलिपि बनाने, फाइलों को सील करने और जांच के तहत कंपनियों से संबंधित सामानों को हटाने से रोकने की अनुमति दी। रोहन ने प्रवेश को रोकने के लिए अपनी पुरानी स्थिति का उपयोग करने की कोशिश की, लेकिन कानूनी निदेशक ने समझाया कि कोई भी प्रतिरोध स्थिति को और खराब कर देगा। कामिनी ने गरिमा की उपस्थिति बनाए रखी, हालांकि उसके हाथ कांप रहे थे। पहली बार बाहरी लोग उसकी अनुमति के बिना गलियारों से गुजर रहे थे और उन कमरों की जांच कर रहे थे जिन्हें वह अपने व्यक्तिगत अधिकार का विस्तार मानती थी। प्रिया और अद्वैत शाम होने से पहले होटल पहुंचे। उनके साथ एक अन्वेषक और 2 एजेंट थे जो लॉबी में विवेकपूर्ण बने रहे। उस समय समीरा को हिरासत में लेने का कोई वारंट नहीं था, लेकिन सबूतों के विनाश को रोकने के लिए पर्याप्त आधार थे यदि यह देखा जाता। अद्वैत ने कमरे में फोन किया और कहा कि उसके पास दस्तावेज हैं जो रोहन की एक योजना को प्रदर्शित करते हैं ताकि उसे सभी धोखाधड़ी के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सके। समीरा ने बिना जवाब दिए फोन काट दिया। 5 मिनट बाद उसने वापस फोन किया और मांग की कि प्रिया अकेले ऊपर आए। अद्वैत ने इस शर्त से इनकार कर दिया। प्रिया ने होटल के एक आरक्षित कमरे में उसकी उपस्थिति और समीरा को उसके अधिकारों के बारे में सलाह देने के लिए नियुक्त एक वकील की उपस्थिति में बातचीत का प्रस्ताव रखा। कुछ मिनटों के बाद वह मान गई। वह धूप का चश्मा पहने और हैंडबैग को अपने शरीर के पास पकड़े हुए कमरे में दाखिल हुई। उसका चेहरा बिना मेकअप के था और उसके बाल, जो पहले करीने से संवारे हुए थे, जल्दबाजी में बंधे हुए लग रहे थे। फिर भी उसने अभिमानी लहजा बनाए रखने की कोशिश की। उसने कहा कि वह उस महिला को कोई स्पष्टीकरण नहीं देगी जिसने अपनी शादी को एक कंपनी लेने के लिए नष्ट कर दिया। प्रिया ने मेज पर कामिनी के वकीलों द्वारा तैयार किया गया मसौदा रखा। उसने अपमान का जवाब नहीं दिया। उसने समीरा से पन्नों को पढ़ने और तारीखों की जांच करने के लिए कहा। पाठ ने उसे मुखौटा कंपनियों के निर्माण, मूल्यांकनों के मिथ्याकरण और रोहन के भावनात्मक हेरफेर का श्रेय दिया। इसमें उसके भाई को अंतर्राष्ट्रीय हस्तांतरण के लिए जिम्मेदार के रूप में भी उल्लेख किया गया था। समीरा ने जल्दी से पंक्तियों को पढ़ा और जब उसने उन विवरणों को पहचाना जो केवल कामिनी प्रदान कर सकती थी, तो उसकी अभिव्यक्ति बदल गई। उसने पूछा कि उन्हें यह दस्तावेज कहाँ मिला। अद्वैत ने जवाब दिया कि इसकी उत्पत्ति पहले से ही न्यायिक उपयोग के लिए संरक्षित थी। समीरा ने दावा किया कि रोहन कभी भी मां को उसे सौंपने की अनुमति नहीं देगा। प्रिया ने उसके सामने बैठक के बाद रोहन द्वारा कानूनी निदेशक को भेजा गया एक संदेश रखा। इसमें उसने आदेश दिया कि वे जांच करें कि कौन से ऑपरेशन समीरा द्वारा औपचारिक प्राधिकरण के बिना लिए गए निर्णयों के रूप में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। संदेश ने उसे निर्दोष नहीं ठहराया,
लेकिन इसने जिम्मेदारी स्थानांतरित करने के उसके इरादे का खुलासा किया। समीरा ने कई बार अंश को फिर से पढ़ा। डर ने अहंकार की जगह ले ली। वह समझ गई कि जिस आदमी के लिए उसने सावधानी और प्रतिष्ठा छोड़ दी थी, वह एक ऐसा संस्करण तैयार कर रहा था जिसमें वह योजना की एकमात्र मास्टरमाइंड के रूप में दिखाई देगी। अद्वैत ने समझाया कि सहयोग अपराधों को नहीं मिटाएगा, न ही स्वतंत्रता की गारंटी देगा। समीरा को उपकरण सौंपने, खाते बताने, पासवर्ड संरक्षित करने और यह बताने की जरूरत होगी कि मूल अनुबंध कहाँ थे। बदले में उसके सहयोग को दर्ज किया जाएगा और अधिकारियों द्वारा विचार किया जाएगा। उसने पूछा कि क्या उसके भाई को गिरफ्तार किया जाएगा। अद्वैत ने जवाब दिया कि उसके पास परिणाम का वादा करने की शक्ति नहीं थी। प्रिया ने कहा कि एकमात्र वास्तविक विकल्प उन लोगों की रक्षा करना जारी रखना था जो पहले से ही उसे धोखा दे रहे थे, या उन्हें सबूत नष्ट करने और केवल अधीनस्थों को जिम्मेदार ठहराने से रोकना था। समीरा लंबे समय तक चुप रही। फिर उसने अपना हैंडबैग खोला और 2 फोन, एक छोटा कंप्यूटर, एक्सेस कार्ड और हाथ से लिखे नंबरों वाली एक नोटबुक निकाली। उसने कबूल किया कि उसके भाई ने हवाई अड्डे के पास किराए पर लिए गए एक तिजोरी में अनुबंधों की प्रतियां रखी थीं। उसने यह भी खुलासा किया कि कामिनी ने पुराने कर्मचारियों के नाम पर पंजीकृत एक फाउंडेशन के माध्यम से तथाकथित पारिवारिक रिजर्व को नियंत्रित किया था। रोहन को झूठे क्षणों के बारे में पता था, लेकिन वह नहीं जानता था कि कामिनी व्यक्तिगत खातों में कितना पैसा भेज रही थी। समीरा ने मौजूदा संरचना का फायदा उठाया था और अपने परिवार से जुड़ी कंपनियों को जोड़ा था। अन्वेषक कमरे में आया और औपचारिक रूप से सामग्री एकत्र करना शुरू कर दिया। समीरा ने पासवर्ड सौंपे और स्वैच्छिक सहयोग दर्ज करने वाले एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। जब मुख्यालय से ली गई फाइल के बारे में पूछा गया तो उसने उसे मेज पर रखने से पहले झिझक महसूस की। अंदर मिलावटी मूल्यांकन, बिक्री, अनुबंध और रोहन द्वारा हस्ताक्षरित आदेशों की प्रतियां थीं। ऐसी रसीदें भी थीं जो कामिनी को गिरवी की दुकान से जोड़ती थीं और रिजर्व के रूप में उपयोग किए जाने वाले फाउंडेशन में हस्तांतरण के प्रमाण थे। जो टुकड़े गायब थे वे एक विनाशकारी सटीकता के साथ जुड़ने लगे। समीरा द्वारा प्रदान किए गए डेटा के साथ अधिकारियों को मैंशन, मुख्यालय, उसके भाई के कार्यालय और हवाई अड्डे के पास की तिजोरी में एक साथ तलाशी करने का अधिकार मिल गया। ऑपरेशन उसी रात शुरू हुआ। कपूर मैंशन में एजेंटों को किताबों के अंदर छिपे दस्तावेज, गहनों की रसीदें और कामिनी के पुराने कार्यालय की एक झूठी दराज में रखे अनुबंध मिले। उन्होंने ऐसे कंप्यूटर भी पाए जिन्हें कुछ घंटे पहले ही फॉर्मेट किया गया था। विशेष गियर डिस्क को संरक्षित करने और यह प्रदर्शित करने में कामयाब रहे कि बोर्ड की बैठक के बाद फाइलें हटा दी गई थीं। कामिनी ने उस हॉल में बैठकर तलाशी देखी जहां प्रिया को अपमानित किया गया था। उसने वही मोतियों का हार पहना था जिसे उसने पत्रकारों का स्वागत करने के लिए चुना था, लेकिन अब उसकी सलाहकार टीम द्वारा नियंत्रित कोई कैमरा नहीं था। जब एक एजेंट ने एक बुकशेल्फ से उस किताब को निकाला जिसमें गिरवी की दुकान की रसीदें छिपी थीं, तो उसने दावा किया कि यह घरेलू मामलों से संबंधित है। यह स्पष्टीकरण तब कमजोर पड़ गया जब प्रिया के नाम पर पंजीकृत गहनों की तस्वीरें सामने आईं। कामिनी ने जोर देकर कहा कि एक सास को अपने घर के अंदर छोड़ी गई वस्तुओं का प्रबंधन करने का अधिकार था। रोहन कुछ देर बाद अपने वकील के साथ मैंशन पहुंचा। उसने बक्सों को सील करते, अलमारियों को खुला और कर्मचारियों को बयान देते हुए पाया। वह कार्यालय की ओर भागा, लेकिन उसे अंदर जाने से रोक दिया गया। उसने अपनी मां के बारे में पूछा और जानकारी मिली कि उससे वित्तीय दस्तावेजों के बारे में पूछताछ की जा रही है। जब उसने एजेंटों को अपना कंप्यूटर ले जाते देखा तो उसने महसूस किया कि रिकॉर्डिंग, संदेश और अनुबंध अब नियंत्रित नहीं किए जा सकते। उसने फिर से समीरा को फोन किया। इस बार कॉल का जवाब एक आधिकारिक आवाज ने दिया जिसमें बताया गया कि उपकरण हिरासत में था। अगली सुबह बैंकों ने गारंटियों के निष्पादन और धोखाधड़ी वाले क्षणों से जुड़ी संपत्तियों को ब्लॉक करने की सूचना दी। मैंशन को 3 अलग अलग ऑपरेशनों में गारंटी के रूप में दिया गया था, जिनमें से 2 बोर्ड के नियमित अनुमोदन के बिना थे। कर्जों की राशि उपलब्ध अधिकांश संपत्ति से अधिक थी। कामिनी को यह खबर अपने वकील के कार्यालय में मिली। कुछ सेकंड के लिए वह स्थिर रही। फिर उसने पूछा कि गिरवी किसने अधिकृत की थी। वकील ने जवाब दिया कि रोहन के हस्ताक्षर थे, साथ ही उसके द्वारा भेजे गए निर्देशों वाले दस्तावेज भी थे। कामिनी ने ऑपरेशनों की सीमा को समझने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि रोहन रणों का ध्यान रखता था
और वह केवल परिवार की परंपरा की रक्षा करती थी। वकील ने याद दिलाया कि संदेश, रसीदें और बैठकों के रिकॉर्ड सक्रिय भागीदारी का प्रदर्शन करते थे। मेंशन ले लिया जा सकता था, गहने ब्लॉक कर दिए गए थे और व्यक्तिगत खातों की जांच की जाएगी। कामिनी ने किसी को पुराने राजनीतिक और व्यावसायिक सहयोगियों को फोन करने के लिए कहा। किसी ने भी जवाब नहीं दिया। जो लोग उसके रात्रिभोज में शामिल होते थे वे अब घोटाले से जुड़े दिखने से डरते थे। जो उपनाम हमेशा दरवाजे खोलता था वह उन्हें बंद रखने का एक कारण बन गया था। रोहन ने रात एक समाधान खोजने की कोशिश में बिताई। बिना पद, बैंकों तक पहुंच के, बिना और समीरा द्वारा छोड़े जाने के बाद उसने निष्कर्ष निकाला कि केवल प्रिया ही गारंटियों को बहाल कर सकती है और लेनादारों को निष्पादन निलंबित करने के लिए मना सकती है। उसने उसे वसूली आयोग के अस्थायी मुख्यालय में खोजा। सुरक्षा गार्डों ने प्रवेश रोकने की कोशिश की, लेकिन प्रिया ने अद्वैत की उपस्थिति में बातचीत की अनुमति दी। रोहन बिना टाई के, थके हुए चेहरे और लाल आंखों के साथ दिखाई दिया। शादी के बाद पहली बार उसके पास तैयार आदेश नहीं थे, न ही उसके अधिकार की गवाही देने के लिए कर्मचारी थे। उसने यह कहते हुए शुरुआत की कि सब कुछ दबाव के कारण हुई एक गलती थी। उसने कहा कि समीरा ने उसे धोखा दिया था, कि कामिनी ने जानकारी छिपाई थी और प्रिया उसकी असली प्रकृति को जानती थी। जब उसने जवाब नहीं दिया तो उसने प्रेस में प्रकाशित आरोपों को वापस लेने, समूह में अपनी भागीदारी को स्वीकार करने और गहने वापस करने का वादा किया। उसने शादी को फिर से बनाने की भी बात की, जैसे कि वर्षों के तिरस्कार को एक नए हस्ताक्षर से ठीक किया जा सकता हो। प्रिया ने पूछा कि क्या उसे पीटने का अफसोस है या केवल उसकी संपत्ति तक पहुंच खोने का अफसोस है। रोहन तुरंत जवाब नहीं दे सका। हताश होकर वह मेज के सामने घुटनों के बल बैठ गया और उससे गारंटियों को बहाल करने के लिए कहा, ताकि मेंशन को बचाया जा सके और दिवालियापन को रोका जा सके। उसने कहा कि वह समीरा के साथ कोई भी संबंध समाप्त कर देगा और अध्यक्षता छोड़ने को स्वीकार करेगा। प्रिया ने उस आदमी को देखा जिसने उसे कुछ दिन पहले बालों से घसीटा था। उसे अपमानित देखकर कोई खुशी महसूस नहीं हुई। उसे केवल उस हर चीज के लिए एक दूर का दुख महसूस हुआ जो वह हो सकता था अगर वह प्यार को कब्जे और नेतृत्व को प्रभुत्व के साथ भ्रमित न करता। उसने उसे उठने के लिए कहा, क्योंकि गरिमा का उपयोग बातचीत के सौदे के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। रोहन ने जोर देकर कहा कि कपूर परिवार का पतन उसकी जिम्मेदारी होगी। प्रिया ने जवाब दिया कि उसने झूठी कंपनियां नहीं बनाई थीं, हस्ताक्षर नहीं चुराए थे, मूल्य से कम पर जमीन नहीं बेची थी और एक ही घर को बार बार गिरवी नहीं रखा था। दिवालियापन हर उस विकल्प से बनाया गया था जिसे उसने, कामिनी और समीरा ने बनाया था, जबकि वे मानते थे कि कोई भी उनका सामना नहीं करेगा। वह श्रमिकों और ईमानदार परियोजनाओं की रक्षा करेगी, लेकिन वह अपनी संपत्ति का उपयोग उन लोगों को बचाने के लिए नहीं करेगी जो अपने ही कृत्यों से इनकार करना जारी रखते थे। रोहन समझ गया कि अब कोई धमकी, दोष या वादा उसे नियंत्रित नहीं कर सकता। बाहर निकलते समय उसने गलियारे में एक समन देने के लिए इंतजार कर रहे एजेंटों को पाया। रोहन ने कांपते हाथों से कागजात लिए। कमरे के अंदर अद्वैत ने सूचित किया कि समीरा के सहयोग ने सभी शामिल लोगों के खिलाफ औपचारिक आरोपों को बनाए रखने के लिए पर्याप्त अनुबंधों को पुनर्प्राप्त करने की अनुमति दी थी। आयोग ने महीने के वेतन की गारंटी देने और 4 लाभदायक कार्यों के ठहराव को रोकने में भी कामयाबी हासिल की थी। प्रिया खिड़की तक गई और शहर की हलचल को देखा। युद्ध के अभी भी कठिन परिणाम होंगे, लेकिन डर पहले ही पक्ष बदल चुका था। पहली बार सच्चाई के पास झूठ से ज्यादा संसाधन थे। 3 सप्ताह बाद मुंबई की वाणिज्यिक अदालत ने पूर्व कपूर समूह की उत्पादक इकाइयों की नियंत्रित न्यायिक वसूली को मंजूरी दे दी। इस निर्णय ने लाभदायक परियोजनाओं को धोखाधड़ी के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कंपनियों से अलग कर दिया, संपत्ति की नई बिक्री को निलंबित कर दिया और सभी ऑपरेशनों को स्वतंत्र पर्यवेक्षण के तहत रखा। प्रिया ने अद्वैत, मीरा और श्रमिक प्रतिनिधियों के साथ सुनवाई में भाग लिया। उसने केंद्रीय कुर्सी की तलाश नहीं की, न ही उसने अनुरोध किया कि उसका नाम विज्ञप्तियों में दिखाई दे। उसका उद्देश्य रोहन के पतन को हजारों परिवारों को उसी खाई में खींचने से रोकना था। प्रिया द्वारा तैयार की गई योजना में एक नई कंपनी के निर्माण की परिकल्पना की गई थी, जो स्वस्थ परियोजनाओं, तकनीकी टीमों और अभी भी राजस्व उत्पन्न करने में सक्षम अनुबंधों से बनी थी। अशोक के नेतृत्व में एक फंड इन संपत्तियों को ऑडिट किए गए मूल्य पर अधिग्रहित करेगा और भुगतान का एक हिस्सा सीधे लेनदारों और वेतन निधि में जाएगा। कपूर परिवार का कोई भी सदस्य प्रशासनिक नियंत्रण नहीं रखेगा, ताकि एक शक्तिशाली उपनाम को
दूसरे से बदलने से बचा जा सके। प्रिया ने कर्मचारियों, स्वतंत्र निवेशकों और कॉरपोरेट अखंडता विशेषज्ञों के प्रतिनिधियों के साथ एक बोर्ड की मांग की। कंपनी का नाम नैतिक क्षितिज डेवलपमेंट्स रखा गया, जिसे कर्मचारियों ने खुद एक आंतरिक मतदान में चुना था। प्रिया क्षितिज शब्द के सामने झिझकी। यह समीरा द्वारा मुखौटा कंपनियों में से एक में इस्तेमाल किए गए नाम से बहुत मिलता जुलता था। मीरा ने तर्क दिया कि प्रतीक उन अपराधियों के नहीं होते जो उन्हें विकृत करते हैं। एक क्षितिज पलायन का प्रतिनिधित्व कर सकता है, लेकिन एक नई शुरुआत का भी। प्रिया ने सुझाव स्वीकार कर लिया और निर्धारित किया कि नया ब्रांड जो हुआ था उसके इतिहास को नहीं मिटाएगा। सभी प्रबंधकों को उत्पीड़न, वित्तीय हेरफेर और हितों के टकराव को पहचानने के लिए प्रशिक्षण प्राप्त होगा। प्रभावित हर मोहल्ले में पहले कुछ महीने कठिन थे। विलंबित कार्यों को पुनर्गठित करने की आवश्यकता थी। आपूर्तिकर्ताओं ने गारंटी की मांग की और कई ग्राहक नए घोटालों से डरते थे। प्रिया निर्माण स्थलों, बैंक बैठकों और उन परिवारों के साथ मुलाकातों के बीच लंबे घंटे बिताती थी जो वादा किए गए अपार्टमेंट का इंतजार कर रहे थे। उसने समस्याओं को नहीं छिपाया, न ही उसने असंभव समाधान पेश किए। उसने वास्तविक समय सीमा प्रस्तुत की, पिछले प्रशासन की गलतियों को स्वीकार किया और मासिक व्यय रिपोर्ट प्रकाशित की। पारदर्शिता, जिसे शुरू में अविश्वास के साथ प्राप्त किया गया था, ने उन संबंधों का पुनर्निर्माण करना शुरू कर दिया जिन्हें रोहन ने दिखावा, धमकियों और खोखले वादों से बदलने की कोशिश की थी। पवन मेहता को एक बाहरी ऑडिट द्वारा निगरानी की गई चयन प्रक्रिया के बाद आपूर्ति निदेशक नियुक्त किया गया। मीरा ने अनुपालन क्षेत्र को संभाला, जिसमें प्रिया सहित किसी भी कार्यकारी की जांच करने की स्वतंत्रता थी। जिस इंजीनियर ने वेतन निधि पर सवाल उठाया था, वह बोर्ड में श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने लगा। इनमें से कोई भी विकल्प केवल व्यक्तिगत वफादारी पर आधारित नहीं था। प्रिया ने जोर देकर कहा कि कृतज्ञता क्षमता का स्थान नहीं ले सकती। नई कंपनी को उसकी उपस्थिति पर निर्भर किए बिना जीवित रहने की जरूरत थी, अन्यथा वह उस साम्राज्य की कमजोरी को दोहराएगी जो मजबूत लग रहा था, जबकि सभी एक ही परिवार की आज्ञा का पालन करते थे। जैसे जैसे पुनर्निर्माण आगे बढ़ा, आपराधिक प्रक्रिया और भी ठोस होती गई। विशेषज्ञों ने झूठे हस्ताक्षर, सर्वरों तक पहुंच और सेल्स द्वारा नियंत्रित कंपनियों के माध्यम से पैसे के संचलन की पुष्टि की। मीरा की नोटबुक की तुलना बैंक रिकॉर्ड, संदेशों और मेंशन में मिली रसीदों से की गई। अपार्टमेंट में की गई रिकॉर्डिंग ने प्रदर्शित किया कि रोहन को डिजिटल प्रमाण पत्रों के अनुचित उपयोग के बारे में पता था। जिम्मेदारी से इनकार करने के हर प्रयास का सामना खुद आरोपियों द्वारा उत्पादित दस्तावेजों से किया गया। पहली बार कपूर उपनाम प्रभाव को चुप्पी में नहीं बदल सका। रोहन एक गहरे रंग के सूट और थकी हुई अभिव्यक्ति के साथ अदालत में पेश हुआ। उसके वकीलों ने उसे एक अप्रस्तुत उत्तराधिकारी के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की, जिसे उसकी मां, उसकी प्रेमिका और महत्वाकांक्षी सलाहकारों द्वारा हेरफेर किया गया था। यह रणनीति ज्यादा देर तक नहीं चली। पुराने निदेशकों ने उसके द्वारा सीधे दिए गए आदेशों की सूचना दी और संदेशों से पता चला कि वह झूठी गारंटियों के साथ प्राप्त हर क्षण का जश्न मनाता था। जब प्रिया के खिलाफ हमले के बारे में सवाल किया गया, तो उसने दावा किया कि एक घरेलू विवाद के दौरान उसने नियंत्रण खो दिया था। न्यायाधीश ने जवाब दिया कि हिंसा घर के अंदर होने से कम नहीं हो जाती। कामिनी ने एक अलग बचाव अपनाया। उसने दावा किया कि सभी आंदोलन नौकरियों को संरक्षित करने और पीढ़ियों द्वारा बनाई गई एक कंपनी की रक्षा करने के लिए थे। हालांकि रिकॉर्ड ने गहनों, यात्राओं, पार्टियों और व्यक्तिगत संपत्तियों के भुगतानों को कॉरपोरेट खर्चों के रूप में वर्गीकृत दिखाया। यह भी सबूत सामने आया कि उसने कर्मचारियों को डराया था और बोर्ड की बैठक के बाद फाइलों को नष्ट करने का आदेश दिया था। मीरा ने अपनी आवाज ऊंची किए बिना गवाही दी। उसने बताया कि कैसे कामिनी अधीनस्थों को नियंत्रित करने के लिए पारिवारिक जानकारी का उपयोग करती थी और कैसे डर किसी भी लिखित आदेश से ज्यादा कुशलता से गलियारों में फैलता था। समीरा ने औपचारिक रूप से अभियोजन पक्ष के साथ सहयोग करने के लिए स्वीकार कर लिया। पासवर्ड सौंपे, खाते स्थित किए, मुखौटा कंपनियों के कार्य की व्याख्या की और पुष्टि की कि उसका भाई भूखंड को बहुत अधिक मूल्य पर फिर से बेचने की योजना बना रहा था। बदले में उसे सजा में कमी की संभावना मिली, लेकिन वह संपत्ति वापस करने और हुए नुकसान के लिए जवाब देने के दायित्व से नहीं बची। अपनी गवाही के दौरान उसने यह कहते हुए अपनी पसंद को सही ठहराने की कोशिश की कि वह मानती थी कि वह एक अजय परिवार में प्रवेश कर रही है। प्रिया ने बिना किसी संतुष्टि के यह वाक्य सुना। समीरा कपूर परिवार की ताकत से नहीं,
बल्कि उसमें भाग लेने की अपनी इच्छा से हारी थी। समीरा के भाई पर भी आरोप लगाया गया और अंतर्राष्ट्रीय खातों में छिपाए गए मूल्य न्यायिक समझौतों के माध्यम से वापस आने लगे। पैसे का एक हिस्सा छोटे आपूर्तिकर्ताओं के कर्जों को कवर करता था, जो लगभग बंद हो गए थे। दूसरे हिस्से ने रुकी हुई आवास इकाइयों के पूरा होने को वित्त पोषित किया। प्रिया ने जोर देकर कहा कि कोई भी बरामद राशि रोहन द्वारा नियोजित शानदार मुख्यालय में उपयोग न की जाए। प्राथमिकता वेतन, पीड़ित ग्राहक और राजकोषीय दायित्व होंगे। प्रत्येक भुगतान ने नुकसान का केवल एक छोटा सा हिस्सा ठीक किया, लेकिन यह प्रदर्शित किया कि आर्थिक न्याय को वास्तविक लोगों तक पहुंचना था, न कि केवल प्रतीकात्मक सजाएं पैदा करनी थीं। अंतिम निर्णय निष्कासन की रात के लगभग 9 महीने बाद घोषित किया गया। रोहन को धोखाधड़ी, दस्तावेजों के मिथ्याकरण, दुर्विनियोग और संपत्ति छिपाने में भागीदारी के लिए सजा मिली। उसे प्रिया के खिलाफ हमले के लिए भी दोषी ठहराया गया और कई वर्षों तक कंपनियों का प्रबंधन करने से प्रतिबंधित कर दिया गया। कामिनी को धोखाधड़ी, गवाहों को डराने, संपत्ति के दुर्विनियोग और सबूतों को नष्ट करने के लिए सजा मिली। समीरा को सहयोग के कारण कम सजा मिली, लेकिन उसने गबन किए गए संसाधनों से अधिग्रहित संपत्तियों और निवेशों को खो दिया। उनमें से कोई भी एक व्यक्तिगत बदला के शिकार के रूप में अदालत से बाहर नहीं निकला। जब पत्रकारों ने बाहर निकलते समय प्रिया को घेर लिया तो उन्होंने पूछा कि क्या वह आखिरकार बदला हुआ महसूस कर रही है। उसने जवाब दिया, बदला तो सब कुछ नष्ट कर देना होता, इस बात की परवाह किए बिना कि कौन साथ में गिरेगा। जो किया गया वह ईमानदार काम को धोखाधड़ी से अलग करना, नौकरियों की रक्षा करना और प्रत्येक जिम्मेदार व्यक्ति को अपने निर्णयों के परिणामों का सामना करने की अनुमति देना था। उसने मैंशन के सामने सहे गए अपमान के बारे में बात करने से इनकार कर दिया, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि उसकी जिंदगी को शादी की सबसे खराब रात तक सीमित कर दिया जाए। उसने केवल यह कहा कि किसी भी हिंसा को निजी मामला नहीं माना जाना चाहिए जब यह किसी दूसरे व्यक्ति को नियंत्रित करने के लिए काम करती है। कपूर मैंशन को कर्जों का एक हिस्सा चुकाने के लिए बेच दिया गया। फर्नीचर, कलाकृतियां और वाहन नीलामी में चले गए। तीसरे पक्ष की सिद्ध संपत्ति का सम्मान करते हुए प्रिया के गहने बरामद कर लिए गए, जिसमें वह ब्रोच भी शामिल था जो उसकी मां का था। कामिनी एक दूर के रिश्तेदार द्वारा किराए पर लिए गए एक छोटे से अपार्टमेंट में चली गई, सख्त न्यायिक पर्यवेक्षण के तहत। कर्मचारियों, स्वागत समारोहों या प्रभावशाली सहयोगियों के बिना वह उस चुप्पी से घिरी रहने लगी जो वह पहले दूसरों पर थोपती थी। वह अभी भी कुछ पत्रों में प्रिया को दोष देती थी, यह स्वीकार करने में असमर्थ कि उसके अपने अहंकार ने उसे नष्ट कर दिया था जिसे वह संरक्षित करना चाहती थी। रोहन को एक इकाई में स्थानांतरित कर दिया गया जहां उसने अपनी सजा काटनी शुरू कर दी। पहले कुछ हफ्तों में उसने माफी मांगते हुए और मदद के बदले में अतिरिक्त जानकारी की पेशकश करते हुए संदेश भेजे। प्रिया ने बिना जवाब दिए सब कुछ वकीलों को सौंप दिया। बाद में उसे एक अलग पत्र मिला जिसमें उसने स्वीकार किया कि उसने उसे कमजोर माना था क्योंकि वह चिल्लाती नहीं थी, आश्रित क्योंकि वह कभी भी अपनी संपत्ति का प्रदर्शन नहीं करती थी। उसने स्वीकार किया कि उसने चुप्पी को अधीनता के साथ भ्रमित कर लिया था। प्रिया ने पत्र केवल एक बार पढ़ा। इसे रखना उपचार नहीं लाएगा और इसे नष्ट करना अतीत को नहीं मिटाएगा। इसलिए उसने इसे प्रक्रिया को सौंप दिया और आगे बढ़ गई। अशोक ने पुनर्निर्माण के दौरान अपनी बेटी का साथ दिया, लेकिन उसने उस स्थान का सम्मान किया जिसकी उसने मांग की थी। एक रात उसने कबूल किया कि उसने वर्षों तक उसकी शादी का चुपचाप मूल्यांकन किया था और दुर्व्यवहार की सीमा को न समझने के लिए खुद को दोषी ठहराया था। प्रिया ने जवाब दिया कि रोहन शायद ही कभी दूसरे लोगों के सामने अपना असली चेहरा दिखाता था। उसे खुद पैटर्न को पहचानने में देर लगी, क्योंकि नियंत्रण के हर इशारे के बाद माफी, उपहार या शांति की अवधि होती थी। पिता और पुत्री समझ गए कि पूर्वव्यापी दोष मदद नहीं करेगा। सीख का उपयोग उन लोगों की रक्षा के लिए किया जाना चाहिए जो अभी भी इसी तरह के संबंधों में फंसे हुए हैं। इस बातचीत से पुनरारंभ संस्थान का जन्म हुआ, जो हरजाने के एक हिस्से और शर्मा फंड के स्वैच्छिक संसाधनों से वित्तपोषित एक संगठन है। यह संस्थान आर्थिक हिंसा के अधीन महिलाओं को कानूनी सहायता, वित्तीय मार्गदर्शन, मनोवैज्ञानिक आश्रय और व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करेगा। प्रिया ने इस संस्था को अपना नाम देने से इनकार कर दिया। वह एक ऐसी जगह चाहती थी जहां हर व्यक्ति अपनी पहचान का पुनर्निर्माण कर सके, न कि एक अकेली उत्तरजीवी की कहानी का जश्न मनाए। अद्वैत ने वकीलों का एक नेटवर्क बनाने में मदद की, जबकि मीरा ने दस्तावेजों, खातों
गारंटियों और संपत्ति अधिकारों पर पाठ्यक्रम विकसित किए। पहला परामर्श आधिकारिक उद्घाटन से पहले ही हो गया। एक भागीदार कंपनी की एक कर्मचारी ने एक बैठक के बाद प्रिया से संपर्क किया और बताया कि उसका पति उसके वेतन को नियंत्रित करता है, उसके नाम पर ऋण लेता है और अगर वह शिकायत करती है तो बच्चों को छीनने की धमकी देता है। प्रिया ने तात्कालिक सलाह नहीं दी। उसने महिला को विशेषज्ञ टीम के पास ले गई, गोपनीयता सुनिश्चित की और उसके लिए निर्णय लिए बिना उपलब्ध रही। पेशेवरों को कानूनी और वित्तीय विकल्प समझाते हुए देखकर उसने महसूस किया कि वह संरचना एक दर्दनाक अनुभव को दूसरे लोगों के लिए ठोस सुरक्षा में बदल रही थी। निष्कासन के 1 साल बाद नैतिक क्षितिज ने वेतन निधि द्वारा संरक्षित 4 कार्यों की वसूली पूरी कर ली। प्रक्रिया के दौरान कोई भी स्थायी श्रमिक बर्खास्त नहीं किया गया था और छोटे आपूर्तिकर्ताओं को बातचीत के बाद सुधारों के साथ बकाया राशि प्राप्त हुई। बोर्ड ने परिणामों में भागीदारी के एक कार्यक्रम को मंजूरी दी जिसमें बोनस को सुरक्षा, गुणवत्ता और पारदर्शिता से जोड़ा गया। प्रिया को एक निश्चित अवधि के लिए स्पष्ट लक्ष्यों और वार्षिक मूल्यांकन के साथ मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया। उसने पद स्वीकार कर लिया क्योंकि उसे अब किसी के गौरव की रक्षा के लिए इसे छिपाने की जरूरत नहीं थी, न ही अपने मूल्य को साबित करने के लिए इसका इस्तेमाल करने की जरूरत थी। नई कंपनी की सालगिरह की रात कर्मचारी और परिवार के सदस्य सुधारित मुख्यालय की छत पर इकट्ठा हुए। धन का प्रदर्शन करने के लिए कोई आयातित झूमर, लाल कालीन या काम पर रखे गए फोटोग्राफर नहीं थे। साधारण मेजों ने जगह घेर ली और एक पैनल ने पूरे हुए कार्यों, श्रमिकों और अपने घर प्राप्त करने वाले परिवारों की छवियां दिखाईं। पवन ने एक संक्षिप्त भाषण दिया, यह याद दिलाते हुए कि कंपनी इसलिए बची क्योंकि आम लोगों ने डर का पालन न करने का फैसला किया। मीरा ने उन लोगों को धन्यवाद दिया जिन्होंने दस्तावेज रखे, कठिन सवाल पूछे और उन आदेशों को अस्वीकार कर दिया जो अपरिहार्य लग रहे थे। प्रिया छत के किनारे के पास खड़ी रही जबकि मुंबई का आकाश सुनहरे से गहरे नीले रंग में बदल गया। उसने एक गहरे हरे रंग का सूट पहना था और अपनी जेब में एक छोटा लकड़ी का बक्सा रखा था। अशोक पास आया, लेकिन यह नहीं पूछा कि अंदर क्या था। उसने ढक्कन खोला और महीनों पहले निकाली गई शादी की अंगूठी का खुलासा किया। लंबे समय तक उस वृत्त ने वादा, विफलता और शर्म का प्रतिनिधित्व किया था। अब यह केवल एक वस्तु थी। प्रिया ने महसूस किया कि उसे इसे छत से फेंकने की जरूरत नहीं थी, क्रिया मोमेंट, न ही इसे युद्ध की स्मृति के रूप में संरक्षित करने की। वह कार्यालय तक नीचे गई और अंगूठी को समाप्त दस्तावेजों के लिए नियत एक दराज में रख दिया। बगल में उसने सजा की एक प्रति और पुनरारंभ संस्थान की पहली बैठक के कार्यवृत्त रखे। वह जो जी चुकी थी उसे मिटाना नहीं चाहती थी, लेकिन उसने अतीत को अपने विकल्पों पर शासन करना जारी रखने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। जब वह छत पर वापस आई तो अद्वैत ने उसे कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट दी। पहली बार संख्याओं ने धमकियों, गुप्त कर्जों या चुराए गए हस्ताक्षरों को नहीं छिपाया। वे अपूर्ण लेकिन ईमानदार परिणाम थे, उन लोगों द्वारा बनाए गए जो बिना सब कुछ खोने के डर के सवाल कर सकते थे। उत्सव के दौरान एक पत्रकार ने एक अंतिम साक्षात्कार के लिए कुछ मिनट मांगे। उसने पूछा कि वह कौन सा सटीक क्षण था जब प्रिया ने अपने पति के परिवार को नष्ट करने का फैसला किया था। उसने शांति से सवाल को सही किया। उसने कभी उस परिवार को नष्ट करने का फैसला नहीं किया था। बारिश की रात में उसने केवल अपनी संपत्ति, अपने काम और अपनी चुप्पी के साथ उसे बनाए रखना बंद करने का फैसला किया था। जो कुछ भी बाद में हुआ वह रोहन, कामिनी और समीरा द्वारा किए गए विकल्पों का परिणाम था। अंतर यह था कि इस बार सबूत, गवाह और इतने मजबूत संस्थान थे कि वह परिणामों को किसी दूसरे व्यक्ति पर स्थानांतरित करने से रोक सकें। बाद में जब सभी जाने लगे तो अशोक रोशन शहर के सामने अपनी बेटी के पास खड़ा हो गया। उसने कहा कि उसकी मां को उस महिला पर गर्व होता जो वह बन गई थी। प्रिया मुस्कुराई और जवाब दिया कि लंबे समय तक वह मानती थी कि उसे ताकत दिखाने के लिए सब कुछ सहन करने की जरूरत है। अब वह समझ गई कि ताकत का मतलब बाहर निकलना, मदद मांगना, सीमाएं स्थापित करना और न्याय को अपना काम करने देना भी है। एक घर के खंडहर में कोई जीत नहीं थी। असली जीत उन जिंदगियों में थी जो इसके साथ नष्ट नहीं हुई थीं और उन दरवाजों में थी जो अभी भी भागने की तलाश में थे। प्रिया ने छत को आखिरी में छोड़ा। बत्तियां बुझाने से पहले उसने खाली मेजों, व्यवस्थित रिपोर्टों और दीवार पर श्रमिकों की तस्वीरों को देखा। मैंशन से बालों से घसीटी गई महिला अभी भी उसके अंदर मौजूद थी, लेकिन वह अब बारिश में गिरी हुई नहीं थी।
वह करुणा को छोड़े बिना उठ खड़ी हुई थी। उसे चुप कराने के लिए बनाई गई एक संरचना का सामना किया था और अपनी स्वतंत्रता को दूसरे लोगों के लिए सुरक्षा में बदल दिया था। जब उसने कार्यालय का दरवाजा बंद किया तो उसे यह महसूस नहीं हुआ कि वह एक बदला समाप्त कर रही है। उसे लगा कि वह आखिरकार अपनी जिंदगी शुरू कर रही है।